एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, IIT, JEE, नीट, SSC बैंक, रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पेपर 3। यस स्टूडेंट, CBSE ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका सॉल्यूशन वीडियो अवेलेबल है। साथ ही हमने मैग्नेट ब्रेन्स के 2 सैंपल पेपर को सॉल्व कर लिया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। होप आप सभी ने वो सैंपल पेपर्स देखे होंगे, क्योंकि सैंपल पेपर से आपको ये पता चल जाना है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वो किस पैटर्न पर होगा, कौन से चैप्टर्स होंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं, कितने सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड है। सो यदि चाहते हो कि आप 50 में से 50 मार्क्स आपके आ जाएं पूरे, सो इसीलिए मैं आपके लिए डिफरेंट सैंपल पेपर्स लेकर आने वाली हूं, जिसमें हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम का क्या पैटर्न होगा और किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड एग्जाम में। सो इन सभी सैंपल पेपर्स से 100% चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने के। सो सभी सैंपल पेपर्स आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं और आज का सैंपल पेपर हम पेपर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्ट दिस पेपर, लेट्स डिस्कस अ थिंग। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको अब बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स को तो एक्सेस करते ही हो, लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपको बुक्स हार्ड कॉपी में मिले, आपको सारे सैंपल पेपर्स एक ही बुक में अरेंज्ड मिल जाए, सारे MCQs मिल जाए, ठीक है, आपको सभी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग बुक्स मिल जाए, सभी सब्जेक्ट्स की बुक मिल जाए, सो इसी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स अब आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक कर देना है, गूगल फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को फिल कर देना है। जैसे ही फॉर्म फिल करोगे, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिस बुक की आपको रिक्वायरमेंट है, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको वो बुक प्रोवाइड करेगी। ओके, सो यहां तक समझ में आ गया अच्छे से, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर होगा। तो बोर्ड एग्जाम में जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम होगा आपका कि आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या मेंशन रहता है? जनरली आपको पता होता है इसमें कि पेपर में कितने सेक्शंस है, हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस है और कितने मार्क्स के हैं, कहां आपको चॉइस मिलना है, कितने टाइम आवर्स का आपका पेपर होगा, ठीक है, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डिवाइडेड होंगे। बेसिकली हमें ये सारी चीजें पता चल जाती है। जब एक बार आपको पूरे पेपर का ओवरव्यू मिल जाएगा, सो ये आपके लिए इजी होगा देखना कि आपको अब कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है। सो सबसे पहला काम क्या होगा? कुछ सेकंड्स में आप फटाफट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना, ठीक है। अब ये यही इंस्ट्रक्शंस जो मैं बताने वाली हूँ, यही आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, सेम इंस्ट्रक्शंस। सो इतने सैंपल पेपर्स हम सॉल्व कर लेंगे कि आपको इंस्ट्रक्शंस रटा जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इस पेपर में यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये चैप्टर का क्वेश्चन होना है, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होना है। ओके, सो द क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन A to E। अब इस बार से 5 सेक्शंस हर एक पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर में भी आपको 5 सेक्शन मिलना है। प्रीवियस ईयर तक 3 या 4 सेक्शंस हुआ करते थे, एक सेक्शन E नाम से नया सेक्शन ऐड कर दिया है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस करना आपको कंपलसरी होगा। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% इज प्रोवाइडेड। मतलब आपको चॉइस भी मिलना है, वो भी 30% चॉइस मिलेगी। कुछ ही क्वेश्चन में, 3-4 क्वेश्चन में ही आपको चॉइस मिलेगी। ओके, सेक्शन ए हैज 12 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन होंगे, कैरिंग 1 मार्क ईच। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन 1-1 मार्क के अकॉर्डिंग होंगे। समझ में आया? अब इन 12 क्वेश्चन में भी क्वेश्चंस कैसे होंगे? सो सेक्शन ए आपका होगा बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके आना है। सो 1 मार्क के अकॉर्डिंग आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे सेक्शन ए में, MCQ बेस्ड। सेक्शन बी पे आ जाओ। सेक्शन बी हैज 7 वेरी शॉर्ट, कैसे क्वेश्चंस मिलना है यहाँ पर? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे यहाँ पर? 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो 7 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखना है। अब आंसर कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। ओके, नाउ सेक्शन सी हैज 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क ईच। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। सिमिलरली सेक्शन डी में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि 4 मार्क का होगा। और सेक्शन डी में आपको मिलेगी चॉइस, जो एक क्वेश्चन होगा वो आपको और में मिलेगा। 2 क्वेश्चन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। सेक्शन ई में
जो कि इस साल से ऐड किया गया है, इसमें आपको सोर्स बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 2 केस स्टडीज मिलेंगी यहाँ पर। उन दोनों केस स्टडीज को ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ने के बाद उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनके आपको आंसर करना है, जो अगेन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। सो क्या हमने यहाँ पर एनालाइज किया, सेक्शन ए आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा जो कि 1 मार्क के अकॉर्डिंग होगा, हर क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। सेक्शन सी की बात कर ले, सो सेक्शन सी आपका शॉर्ट आंसर टाइप होगा, 3 मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिखना है आपको। सेक्शन डी में एक ही क्वेश्चन मिलेगा जो कि लॉन्ग आंसर टाइप होगा और यहाँ पर वो होगा आपका 4 मार्क के अकॉर्डिंग। सेक्शन ई इस बार से ऐड किया गया है जिसमें आपको मिलेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको केस स्टडी मिलेगी, 2 केस स्टडी, अगेन 4 मार्क के अकॉर्डिंग। सो कुल मिला के ये आपका पेपर पैटर्न होने वाला है, कुल 25 या 26 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पूरे पेपर में। ओके, सो अब यहाँ पर 50 मार्क्स किस तरीके से लेकर आने, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। सो बहुत अच्छे से रेडी हो जाओ, ठीक है, पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। जैसे ही मैं आप एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी सेक्शन नंबर ए के, तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताते चलना है, क्योंकि हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट पे भी, और अब तो मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी 100% फ्री सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीटेड हैं, सभी के 1 शॉट कंप्लीटेड है, असेसमेंट कंप्लीटेड है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस्ड सारे क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब कंप्लीट है, टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल है। ओके, नाउ सेक्शन नंबर ए विच इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, जो कि आपका 1 मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, 1 to 12 क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। सो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट इनटू एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म कीपर टेक्स्ट इज नोन एज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इंटरनेट पर। इंटरनेट पे जब 2 पर्टिकुलर सिस्टम्स के बीच में चैटिंग या डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, कोई मैसेज ट्रांसफर हो रहा होता है, मतलब यहाँ पे हम बात करें ये आपका सेंडर सिस्टम है और ये हो गया रिसीवर सिस्टम। सेंडर सिस्टम जब कोई मैसेज को ट्रांसफर करता है रिसीवर सिस्टम तक, ठीक है, जब कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है रिसीवर तक, तो जो भी मैसेज या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, सपोज आपने क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया, आपने कोई हेलो मैसेज ट्रांसफर किया रिसीवर तक, तो ये हेलो मैसेज या हो सकता है आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो, आपका यूजर आईडी पासवर्ड हो, तो सेंडर सिस्टम से ये इंफॉर्मेशन जब इंटरनेट की मदद से रिसीवर तक पहुंचती है, तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप किस टेक्स्ट से रिफर करते हो, हम इसे प्लेन टेक्स्ट से रिफर करते हैं। तो जब ये प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसफर होगी तो इंटरनेट पर हैकिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब कि ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कॉन्फिडेंशियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, ये हैक भी हो सकती है या फिर ये आपकी इंफॉर्मेशन स्टील भी हो सकती है, राइट। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इसके सिक्योरिटी फीचर को यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर का यूज करेंगे। तो सिक्योरिटी के लिए आप क्या करते हो, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इंटरनली SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज किया जाता है, जिसमें एक टेक्निक को यूज किया जाता है जिसकी मदद से ये जो प्लेन टेक्स्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका कीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब भाई कीपर टेक्स्ट क्या हुआ, कीपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो आपका मैसेज है उस मैसेज के साथ एक की ऐड हो जाती है। क्या ऐड हो जाती है, एक की ऐड हो जाती है। अब वो की कौन रिकॉग्नाइज कर सकता है, ओनली रिसीवर रिकॉग्नाइज कर सकता है। मतलब कि यदि वो मैसेज आपका यहाँ ट्रैवल हो रहा है और ये की इस टेक्स्ट के साथ ऐड हो गई है, तो उस की के साथ में जो मैसेज है वो मैसेज रिसीवर ही समझ पाएगा। यदि बीच में कोई हैकर उसे हैक भी कर लेता है तो उसके लिए वो यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड वे में रिसीवर तक पहुंचेगी। तो इस टेक्निक को, अब ये क्या बन गई टेक्स्ट आपका, ये कीपर टेक्स्ट बन चुका है जब उसमें कोई की ऐड हो गई है ना। तो मतलब इस तरीके से कि ये अब लॉक हो गया आपका टेक्स्ट और रिसीवर ही उसे की के थ्रू ओपन कर सकता है। सो इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम क्या कहते हैं, जब इस सिक्योर वे में आपका डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है। कहानी समझ में आ गई जो समझाई मैंने, कि सेंडर से रिसीवर तक जब डेटा ट्रांसफर होता है तो प्लेन टेक्स्ट में सेंडर क्रिएट करता है डेटा को, लेकिन वही डेटा यदि आपका यूजफुल डेटा होता है और चाहते हो कि सिक्योरली रिसीवर तक पहुंचे, तो वो प्लेन टेक्स्ट कीपर टेक्स्ट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। और वो कीपर टेक्स्ट कैसे क्रिएट होती है, यहाँ पर हम उसमें की ऐड कर देते हैं, मतलब इंटरनली होता है काम, SSL लेयर का काम होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर का काम होता है कि वो एक की ऐड करके उस नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को कीपर टेक्स्ट बना देता है।
बात समझ में आई? तब इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? तो इस टेक्निक को आप इनक्रिप्शन बोलते हो, डिक्रिप्शन बोलते हो, फिशिंग बोलते हो या प्लेजरिज्म बोलते हो। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका इनक्रिप्शन। मतलब जो डेटा प्लेन टेक्स्ट थी वो इनक्रिप्टेड वे में रिसीवर तक पहुंचता, रिसीवर उस की के अकॉर्डिंग उस टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर लेता है और डिक्रिप्ट, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन समझ में आ गया। जब प्लेन टेक्स्ट आपका कीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनक्रिप्शन। सो इनक्रिप्शन कहाँ होता है? एसएसएल लेयर पे किया जाता है, ठीक है। एसएसएल लेयर पे एसएसएल सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है, ये हमने एचटीटीपीएस में सिक्योरिटी में पढ़ा था, ओके। सो डिक्रिप्शन क्या हुआ? जब रिसीवर उस मैसेज को, उस कीपर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर लेता है, समझ लेता है, तो डिक्रिप्शन। फिशिंग एक टाइप का अटैक है जिसमें क्या होता है, यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, आइडेंटिटी को स्टील किया जाता है और मिसयूज होता है। प्लेजरिज्म हम सभी को पता है, जब किसी का ओन आइडिया, वर्क, उसका आर्टिकल है ना, जो भी आपका ओन आइडिया है, उसको कोई और पर्सन आपसे बिना पूछे यूज कर लेता है, जिस पर आपका राइट होता है उस डिजिटल प्रॉपर्टी को, तो उसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म, ओके। सो चारों ऑप्शंस आपको क्लियर है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? इनक्रिप्शन। देख लेते हैं करेक्ट आंसर फर्स्ट। सो क्या बताया मैंने? जब प्लेन टेक्स्ट कीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है सिक्योरली ट्रांसफर होने के लिए, इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम इनक्रिप्शन कहते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट second question, e-reservation is a process of making reservation of, e-reservation is a process of making reservation of, e-reservation में आप क्या क्या कर सकते हो? किन का रिजर्वेशन इसमें इंक्लूड होता है? टिकट्स का, होटल रूम्स का, टूरिस्ट पैकेजेस का, या ऑल ऑफ दिस का। सो ऑब्वियस रिजर्वेशन, रिजर्व करना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन की। मतलब कि आप यहाँ पर वेबसाइट्स का यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में स्मार्टफोन, लैपटॉप का यूज़ करके, पीसी का यूज़ करके क्या कर रहे हो? आप टिकट्स बुक कर सकते हो। एयर टिकट्स हो सकती है, रेलवे टिकट्स हो सकती है ना। आपको कहीं ट्रैवल करना है तो उसके लिए आप टूरिस्ट पैकेज बुक कर सकते हो, होटल रूम्स बुक कर सकते हो। सो ई रिजर्वेशन में आप तीनों को बुक कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में डिफरेंट वेबसाइट्स का यूज करके। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दिस। ना सिर्फ टिकट्स बल्कि हम ये सारी चीजें भी बुक कर सकते हैं। कोई इवेंट को भी आप पहले से रिजर्व कर सकते हो, उसके लिए कोई हॉल, ऑडिटोरियम वगैरह, वो सारी चीजें हम बुक कर सकते हैं प्रीवियसली, पहले से ही, ठीक है। सो क्या आ गया यहाँ पर? ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग इज, ई लर्निंग का क्या बेनिफिट होता है? अब ई लर्निंग समझ में आ रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, क्लियर। हम किसका यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। सो जब आप यहाँ पर स्मार्ट डिवाइसेस का यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का यूज कर रहे हो, और उसके थ्रू जो लर्निंग होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के क्या बेनिफिट्स हैं, अब वो आपको यहाँ पर बताने हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं, क्लास वर्क कैन बी शेड्यूल्ड अराउंड वर्क एंड फैमिली। क्लास वर्क जो है वो आपका वर्क और फैमिली, मतलब फैमिली के अराउंड हो, शेड्यूल हो जाता है। रिड्यूस ट्रैवल टाइम एंड ट्रैवल कॉस्ट फॉर ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो कि स्कूल कैंपस तक नहीं आ सकते हैं, उनका ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट बच जाती है। स्टूडेंट कैन स्टडी एनीवेयर दे हैव एक्सेस टू अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन, वो स्टूडेंट्स लर्निंग वेबसाइट्स के थ्रू जो लेक्चर्स होते हैं, जो वीडियोस होती हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं यदि उनके पास कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन है तो। ऑल दी अबव। सो ऑब्वियस हमने यही देखा ना, ई लर्निंग की मदद से आप 24/7 आवर्स वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, राइट। जैसे सपोज आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, सो आप क्या कर सकते हो? 24/7 आवर्स, यदि आपके पास कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन है, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन है, तो उसकी मदद से आप वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। पहला बेनिफिट तो ये हुआ। अब आप घर में रहकर एनी टाइम आप अपने बेड पर यदि सो रहे हो, आराम कर रहे हो, तो भी आप वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। स्कूल जाना होता है तो आप प्रॉपर डिसिप्लिन में रेडी होते हो, फिर आपका ट्रैवल करके जाते हो बाय कन्वेंस, मतलब बस के थ्रू जाते हो या खुद के कन्वेंस से जाते हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ट्रैवल टाइम, ट्रैवल कॉस्ट ये भी बच रहा है, ठीक है। और आप अपनी फैमिली और घर में जो भी आपका काम है उसके साथ में आप अपनी पढ़ाई भी कर पा रहे हो, राइट। सो ऑल दी अबव इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों क्या हो गए? बेनिफिट्स हो गए किसके? ई लर्निंग के। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इन URL http www.pacin.com/pr/main.htm। अब ये आपको क्या समझ में आ रहा है? लिखा हुआ है कि ये एक URL है। क्या है ये? एक URL। अब URL क्या होता है फिर से बता देती हूँ। वेबसाइट्स के नाम होते हैं, वेब एड्रेसेस होते हैं जो सर्वर पर स्टोर होते हैं। किसी भी वेबसाइट को आपको एक्सेस करना है तो सर्वर से हम उसके URL के थ्रू उसे एक्सेस करते हैं। जिस जगह पर सर्वर पर ये वेबसाइट्स होस्ट होती है, प्लेस होती है, जिस जगह पर प्लेस होती है, जिस नाम से प्लेस होती है, उसी को हम URL कहते हैं। क्लियर? सो ये URL हमने यहाँ देख ली।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताना है विच कंपोनेंट आइडेंटिफाइज द पाथ ऑफ वेब पेज। अब ये जो paysin.com वेबसाइट है इसमें पाथ क्या है आपको ये बताना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, URL के 3 पार्ट होते हैं। कौन से 3 पार्ट होते हैं? यदि इसी वेबसाइट की हम बात करें तो URL के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रोटोकॉल और सर्वर, ठीक है, जिस प्रोटोकॉल की मदद से आप वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हो, राइट, मतलब सर्वर से वेब ब्राउजर तक जिस प्रोटोकॉल की मदद से वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हो वो। दूसरा डोमेन नेम, भाई किस कंपनी किस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स की बात कर लें तो magnetbrains.com डोमेन हो गया। आपके स्कूल की वेबसाइट की बात करें या NCERT की बात करें तो ncert.nic.in ये आपका डोमेन नेम हो गया। और जिस प्रोटोकॉल की मदद से आप एक्सेस कर पा रहे हो तो किसी भी वेबसाइट के पहले आप क्या देखते हो, क्योंकि वेब सर्वर से आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो वेब सर्वर के साथ में कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो HTTPS या HTTP प्रोटोकॉल होता है। थर्ड होता है उसके बाद कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट में आपको किस वेब पेज को एक्सेस करना है, तो वो वेब पेज कहलाता है यहाँ पर पाथ। समझ में आया? जैसे आपके सिस्टम में कोई फोल्डर है, फोल्डर में फिर कोई सब फोल्डर है, फिर उसके अंदर कोई फाइल है, तो आप पर्टिकुलर पहले मेन फोल्डर में गए, फिर सब फोल्डर में गए, फिर उस फाइल तक पहुंचे, है ना, तो एक पाथ हुआ। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, जैसे डी ड्राइव में कोई फोल्डर, फिर सब फोल्डर और फिर पर्टिकुलर आपकी फाइल स्टोर है, तो यहाँ पे वैसे ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, इस यदि वेबसाइट की बात करें तो HTTP प्रोटोकॉल क्या करेगा, www मतलब वेब सर्वर पर paysin.com इस पर्टिकुलर डोमेन नेम को सर्च करेगा, जहां पर उसे ये मिल जाएगा उस वेबसाइट में, फिर इस पर्टिकुलर पेज तक पहुंचेगा, PR पेज के अंदर, PR टैब के अंदर main.html पेज पर। तो यहां पर आपको बताना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट में से पाथ क्या है, वेब पेज का पाथ क्या है। अब पाथ आपको समझ में आ गया होगा, HTTP www.paysin.com/PR/main.html या none of the above। सो यहाँ पर पाथ की बात हो रही है। पाथ की बात मतलब कि वेबसाइट के अंदर आपको किसी वेब पेज तक पहुंचना है, तो वेबसाइट आपकी हो गई paysin.com और उसमें ये हो गया आपका वेब पेज। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रोटोकॉल की यदि बात करें तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पर HTTP इज द प्रोटोकॉल और आपका www.paysin.com ये हो गया आपका डोमेन नेम और यहाँ पर स्लैश लगा के PR.main.html ये हो गया हमारा क्या, पाथ। अब ये आपका क्वेश्चन MCQ में पूछा है। यही सेम क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स में कैसे पूछ सकते हैं, डोमेन नेम बता दो क्या है, प्रोटोकॉल क्या है इस वेबसाइट से ये बता दो, पाथ क्या है। 3 मार्क्स में ऐसे भी पूछ सकते हैं, समझ में आया। 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं डोमेन नेम और पाथ का नाम बताओ क्या होगा इस वेबसाइट से। सो मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि 100% मैं श्योर हूं कि एक URL का इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है, मान के चलो जरूर आएगा, कंफर्म, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि URL के 3 पार्ट होते हैं, टाइप ऑफ सर्वर या प्रोटोकॉल बोल लो, डोमेन नेम और उसका पाथ। इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। स्टार्टिंग में जो दिख रहा है आपको वो प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से वेब सर्वर से आप डोमेन को सर्च करते हो, मतलब जो HTTP प्रोटोकॉल है वो वेब सर्वर से इस पर्टिकुलर डोमेन को कहाँ लोकेटेड है सर्च करेगा, सर्च करके जिसकी रिक्वेस्ट आपने की है उस पेज को एक्सेस करेगा और वेब ब्राउजर पर शो करेगा। तो थर्ड पार्ट इसका पाथ होता है। ओके अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा है पाथ ऑफ वेब पेज, इसकी जगह पर वो सर्वर भी पूछ सकते थे, नेम ऑफ सर्वर तो आप HTTP बताते, आपसे डोमेन नेम पूछ सकते थे तो आपको ये बताना होता paysin.in.com। समझ में आ गई मेरी बात। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता था, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज PR/main.html। और HTML क्या होता है, हमारा वेब पेज ही होता है ना, HTML से आप स्टोर करते हो, सेव करते हो, HTML पढ़ा है ना हम सभी ने, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल डोमेन इन कंटेक्स्ट ऑफ वेब एड्रेस। वेब एड्रेस से कंटेक्स्ट में यदि देखा जाए तो कौन सा लीगल डोमेन नहीं है। अब हमें ये अच्छे से क्लियर है, डोमेन की जब बात आती है मतलब कि .com कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए यूज होता है, .in इंडिया की कुछ वेबसाइट्स है जैसे nic.in, NCERT nic.in, गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट होती है तो .gov.in, ये सब क्या होते हैं, ये आपके होते हैं डोमेन्स कि पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो किस कंपनी और किस ऑर्गेनाइजेशन को, किस डोमेन को बिलोंग करती है, ये हमें पता चलता है। जैसे magnetbrains.com तो एक कमर्शियल वेबसाइट हो गई, ठीक है। mponline.gov.in तो MP ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, राइट। आपकी जो भी एजुकेशनल कुछ वेबसाइट होती है तो .edu.in लगा रहता है। तो ये क्या कर रहे हो आप, डोमेन से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये वेबसाइट किस टाइप की है। जो डोमेन है
सिस्टम सर्वर पे जो स्टोर है वो किस टाइप का है। फाइन, तो यहाँ पे आपको बताना है कि नॉट अ लीगल डोमेन, कौन सा लीगल डोमेन नहीं है। तो डिफरेंट डोमेन कौन कौन से होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर, कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सेकंड चैप्टर था इंटरनेट सर्विसेज उसमें डिस्कस किया था, या फर्स्ट चैप्टर इंटरनेट में भी पढ़ा था। दोनों एक ही जैसे चैप्टर है, एक में इंटरनेट पर बेस्ड सर्विसेज पढ़ी है, फर्स्ट वाले में हमने इंटरनेट की टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया है। फाइन, सो यहाँ पे देखो EDU, कॉम, टीवी, नेटवर्क, सो यहाँ वर्क सॉरी, तो यहाँ पर कौन सा लीगल डोमेन नहीं है ये बताना है। सो EDU तो डोमेन होता है, कॉम भी डोमेन होता है, जनरली .com.edu सुना है, .tv भी डोमेन होता है, जो टीवी की वेबसाइट्स होती हैं उसमें .tv ऐड होता है। वर्क नाम से कोई भी डोमेन नहीं होता है, सो वर्क इज नॉट अ लीगल डोमेन, दैट इज करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, समझ में आ गया अच्छे से। ओके, नाउ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको EDU, कॉम, टीवी ही पूछे, यहाँ पर आपको कुछ और भी ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे गव दे दिया, gov.gov.in, nic.in, राइट, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीमीडिया एंड हाइपरलिंक। अब जो वेबसाइट है वो मल्टीमीडिया और हाइपरलिंक को कंसिस्ट करता है। ऑब्वियस, वेबसाइट में आप ऐसा तो है नहीं ना कि टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट के अंदर कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ लिंक्स होती हैं, कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ टैब्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वेबसाइट में जब ये सारी चीज़ें होती हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स, लिंक्स वगैरह, तो हम उन्हें मल्टीमीडिया और हाइपरलिंक कहते हैं। फाइन, अब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड हाइपरलिंक इज कॉल्ड, तो मल्टीमीडिया और हाइपरलिंक के कॉम्बिनेशन को एक नाम से जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरमीडिया कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, ईमेल कहते हैं, या नन ऑफ दिस। सो यहाँ ध्यान से समझ लो कि नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि आंसर इसमें ही है तीनों में से, है ना। हाइपर ईमेल भी नहीं होगा, ईमेल आप सभी करते हो, ईमेल पता है ना, ईमेल को आप ट्रांसफर करते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन तक, मैसेज आपको ट्रांसफर करना होता है तो आप ईमेल का यूज़ करते हो। ईमेल के बहुत सारे यूज़ है, कहीं आपको किसी वेबसाइट पर लॉगिन करना है तो आपको अपने ईमेल की ज़रूरत होती है, कोई फॉर्म फिल करना है तो आपको पहले अपना ईमेल लिखना होता है, ईमेल से सभी क्लियर है। ओके, अब हाइपरमीडिया और हाइपर टेक्स्ट क्या बोलेंगे हम इसे, दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना, दोनों का डिफरेंस ही आपको मैं क्लियर कर रही हूँ। क्या, दोनों का डिफरेंस। पहली बात तो ये कि आप नोटपैड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो HTML का, ठीक है, आपने उसको .html से सेव किया, अब आप जब उसको वेब ब्राउजर पे रन करते हो, HTML सभी को अच्छे से पता है ना, हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के देख लेना, HTML के मैंने सारे प्रैक्टिकल्स करवाए हुए हैं। नए स्टूडेंट्स यदि इस सैम्पल पेपर को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है हमने। तो यहाँ पर मैं बता रही थी आपको कि इंटरनेट पे सर्वर पे जब वेब ब्राउजर के थ्रू आप किसी वेब पेज को एक्सेस करते हो तो सर्वर पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वेबसाइट्स में वो हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती है ना। मतलब सर्वर से आप कुछ भी एक्सेस कर रहे हो तो वो हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती है। नोटपैड में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया तो डॉक फाइल हो जाती है, वर्ड में डॉक फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। एक्सेल में बनाते हो तो आपकी शीट्स क्रिएट हो जाती है, प्रेजेंटेशन बनाते हो, स्लाइड्स बनाते हो तो वो .ppt स्लाइड्स के फॉर्मेट में होती है। वैसे ही जब सर्वर पे कोई वेब पेज होता है, कोई टेक्स्ट होता है तो हम उसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो यहाँ पर मल्टीमीडिया और हाइपरलिंक का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर मल्टीमीडिया और हाइपरलिंक का कॉम्बिनेशन आपका हाइपर मीडिया कहलाता है, ठीक है। देखो, हाइपर लिंक और मल्टी मीडिया इन दोनों से मिलकर बन रहा है क्या? हाइपर मीडिया। ओके, समझ में आया। अब हाइपर मीडिया में आपकी हाइपर टेक्स्ट भी आ जाती है, ऑडियो आ जाती है, वीडियो आ जाती है, ग्राफिक्स आ जाते हैं, इमेजेस आ जाते हैं, कुछ टैब्स होते हैं, बटन्स, रेडियो बटन्स, चेकलिस्ट, टेबल सब आ जाती है। हाइपर मीडिया में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? आपका कोई टेक्स्ट, मतलब हम हाइपर टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, राइट। इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ओके, लिस्ट, टेबल्स, लिंक क्रिएट कर रहे हो, हाइपर लिंक, वो ये सभी चीजें आपकी क्या कहलाती है? सभी चीजें आपकी कहलाती हैं हाइपर मीडिया। समझ में आ गई मेरी बात कि वेब पेज में यदि आप किसी ऑडियो, वीडियो, लिस्ट, टेबल, लिंक, इमेजेस, टेक्स्ट जिसको भी एक्सेस कर पा रहे हो, हाइपर लिंकिंग कर पा रहे हो, वो सभी कलेक्टिवली हाइपर मीडिया कहलाती है। मतलब वेब पेज में हाइपर मीडिया होता है, हाइपर मीडिया के फॉर्मेट में सारा डेटा होता है, अरेंज्ड होता है। ओके, सो कुल मिला के मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द टैग्स दैट रिक्वायर अ स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग। वो टैग जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टैग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पेयर एलिमेंट कहते हैं, ट्विन एलिमेंट कहते हैं, कंटेनर एलिमेंट कहते हैं, या फिर एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। अगेन कंफ्यूजन, भाई एम्प्टी एलिमेंट तो नहीं करेंगे,
जब स्टार्टिंग एंडिंग दोनों टैग है तो इन तीनों में से बता दो करेक्ट आंसर क्या होगा। सो यहाँ पे ध्यान रखना, करेक्ट आंसर होगा आपका कंटेनर एलिमेंट, नॉट पेयर, नॉट ट्विन। सो वो टैग, सपोज हम HTML टैग की बात कर ले, सो HTML में ये हो गया आपका स्टार्ट टैग, यहाँ पे आपका पूरे सारे टैग्स आते हैं, कंटेंट आता है, और एंड करने के लिए आप इस तरीके से बैकस्लैश लगाते हो तो ये टैग एंड हो जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सा टैग, स्टार्ट टैग, और ये हो गया आपका एंड टैग। और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, यहाँ पे आप कंटेंट लिखते हो जो आपको कंटेंट लिखना है। सो यहाँ पर इस तरीके के टैग्स को जिसमें स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कंटेनर टैग कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे कितने भी तरीके से पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछा जा सकता है, मतलब कुछ इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ इस तरीके के टैग को क्या कहते हैं। सपोज HTML ही ले लेते हैं हम, या कोई भी टैग का नाम दे सकते हैं HTML, तो ये टैग को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कंटेनर टैग कहते हैं जिसमें कंटेंट होता है। अब एम्प्टी टैग क्या हुआ, ये भी देख लो, कंटेनर और एम्प्टी टैग में डिफरेंस भी आता है, जनरली इंपॉर्टेंट है ये भी। एम्प्टी टैग जिसमें कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता है, जिसमें कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता है, जैसे कि HR आपने सुना होगा, BR का नाम सुना होगा, इमेज टैग का नाम सुना होगा, राइट। ये सभी का प्रैक्टिकल हम देख चुके हैं। HR हॉरिजॉन्टल रूलर, जिसकी मदद से आप ऐसी लाइन खींच सकते हो वेब पेज पर, ठीक है। BR टैग्स की मदद से आप एंटर प्रेस करते तो हम नई लाइन पे आ जाते हैं ना, बिल्कुल लाइन ब्रेक करवा सकते हो। इमेज टैग की मदद से आप वेब पेज पे कोई इमेज को एंटर करवा सकते हो। ओके, सो ये टैग्स क्या हो गए, आपकी एम्प्टी टैग हो गए जिसमें एंडिंग टैग नहीं होता है। ओके, और कंटेनर टैग में एंडिंग टैग होता है, स्टार्ट एज वेल एज एंडिंग टैग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो आंसर देख लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि स्टार्ट टैग में आप स्लैश नहीं लगाते और एंड टैग में आप स्लैश लगाते हो, यहाँ टैग का नाम आ जाता है। यही डिफरेंस बेसिकली होता है, और बीच में कंटेंट होता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज करेक्ट CSS सिंटेक्स। अब CSS आ गए हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट वाले चैप्टर पे, HTML के बाद जो हमने पढ़ा। कितने टाइप की कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, होती क्या है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, पहले तो ये देख लें, फिर हम इसका आंसर देखेंगे, राइट। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या हो गई, जब आप अपने HTML पेज को, मतलब आप जिस वेब पेज को बनाने वाले हैं उसको यदि आप और ज़्यादा डेकोरेटिव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हर टैग के साथ आप फॉर्मेटिंग टूल को यूज़ ना करो, एट्रीब्यूट्स को यूज़ ना करो, आप एक ऐसा डेकोरेटिव पेज या एक फॉर्मेटिंग पेज बना दो और उस पेज को आप सभी HTML वेब पेजेस के साथ में लिंक कर दो, ताकि आपको बार बार कहीं ना कहीं वापस फॉर्मेटिंग टैग्स को लिखना ना पड़े, है ना, आपका टाइम भी बचे और आपका वेब पेज भी बहुत अच्छा डेकोरेटिव हो जाए, ठीक है, और नई नई स्टाइल्स आप अपने वेब पेज में अप्लाई कर पाओ। सो इसी के लिए हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइप की स्टाइल शीट्स होती हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तीनों के बारे में हमने पढ़ा है, तीनों में प्रैक्टिकल देखा है। इनलाइन जो स्टाइल शीट्स होती है उसमें टैग के साथ में आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो। इंटरनल स्टाइल शीट में क्या करते हैं हम, इंटरनल जो स्टाइल शीट होती है उसमें हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं, किसमें, हेड टैग में। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में आप अलग से एक फाइल बनाते हो जिसमें आप सारे फॉर्मेटिंग टूल्स को लिख देते हो, सिलेक्टर प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हो और उसको .css से सेव करके अपने HTML फाइल के साथ में लिंक कर देते हो, ठीक है, वो भी हेड टैग में, लिंक टैग में आता है। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। सो 3 टाइप की स्टाइल शीट हो गई, CSS समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टाइल शीट भी आप डिफरेंट टैग्स के अकॉर्डिंग ही करते हो, बस टैग्स वहाँ पे HTML में यूज करते हैं नाम टैग का, और यहाँ पे उन्हीं सभी टैग को हम जानते हैं सिलेक्टर के नाम से। किन नाम से जानते हैं, सिलेक्टर के नाम से। लिखने का तरीका क्या होता है, यूज करने का तरीका क्या होता है, सिलेक्टर लिखते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, जो प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है, कॉलन लगाते हो और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देते हो, जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे इसको यदि HTML से कंपेयर करें हम, तो HTML में हम क्या लिखते हैं, टैग लिखते हैं। टैग इस तरीके से लिख लेते हैं, देखो HTML में हम क्या लिखते हैं, टैग, और सिलेक्टर को टैग से कंपेयर कर लें। प्रॉपर्टी की यदि बात करें तो प्रॉपर्टी में हम बोल लेते हैं कि हम एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं टैग का, इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो ये HTML में इस तरीके से यूज किया जाता है और CSS में सिलेक्टर के फॉर्मेट में यूज किया जाता है। मल्टीपल एट्रीब्यूट आप स्पेस दे दे के मेंशन करते हो, यहाँ पे यदि आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी है मल्टीपल, तो कॉलन लगा के आप मल्टीपल प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हो। सो आपको ये दिख रहा है, ये करेक्ट फॉर्मेट होता है CSS में किसी भी सिलेक्टर को यूज करने का। सो अब यहाँ पे देख के जल्दी से बता दो कि करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा हिंट दे दी है, एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक सिंटेक्स बता दिया CSS को कैसे यूज करना है। सो देख लेते हैं, पहला क्या लिखा है यहाँ पे, P कॉलन कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक, फिर ब्रैकेट ओपन और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ देखो, ये कोई आपको प्रॉपर फॉर्मेट दिख रहा है क्या, पहले सिलेक्टर का नाम आता है फिर कर्ली ब्रेसेस आता है, तो ये हो गया आपका रॉन्ग। सेकंड देखो, P कलर कॉलन ब्लैक और फिर आपका कर्ली ब्रेसेस क्लोज है, यस ये हमें राइट दिख रहा है कि P हो गया आपका सिलेक्टर, है ना, कि आप पैराग्राफ पे
स्टाइल शीट अप्लाई करने वाले हो, डेकोरेट करने वाले हो पैराग्राफ पे, कुछ एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करने वाले हो प्रॉपर्टीज पे। फिर हमने अप्लाई कर लिए कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने क्या लिखा, प्रॉपर्टी का नाम दैट इज कलर। ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई, हम पैराग्राफ का कलर सेट करेंगे। कॉलन भी लगा हुआ है, यस कॉलन भी लगा हुआ है। फिर उसके बाद में कलर की वैल्यू दैट इज ब्लैक, ब्लैक लिखा हुआ है। देन सेमी कॉलन, सेमी कॉलन से इसे हमने एंड कर दिया और कर्ली ब्रेसेस एंड हो गया। सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर। बी हमें करेक्ट सा लग रहा है। आगे सी और डी रॉन्ग क्यों है ये भी देख लें। तो यहाँ देखो, पहले कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट कर दिया। कभी भी कोई भी सीएसएस का सिलेक्टर कर्ली ब्रेसेस से शुरू नहीं होता है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मिसिंग है, कॉलन यहाँ पे आता है, इक्वल का साइन नहीं लगता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो समझ में आ गया ना क्या तरीका होता है HTML में टैग को यूज करने का और CSS में सिलेक्टर को यूज करने का। दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ओके, तो अब क्वेश्चन ये CSS का इस तरीके से पूछा है, हो सकता है HTML का टैग पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ लें। तो ये सिंटेक्स याद रखो कि HTML में जब टैग को स्पेसिफाई करते हो तो इस एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं, CSS में हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। टैग का नाम लिखते हो, यहाँ पे उसी टैग को सिलेक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और उसकी वैल्यू लिखते हैं। CSS में हम प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट को प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, इक्वल की जगह हम कॉलन लगाते हैं और फिर वैल्यू लिखते हैं और इसको सेमी कॉलन से एंड करते हैं। ये तीन चीज यदि याद है, ये फॉर्मेट यदि याद है, तो कोई भी टैग से रिलेटेड ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया तो आप कभी गलत नहीं करके आओगे। कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, समझ में आ गया। ऐसा किसी भी टैग के लिए, किसी भी सिलेक्टर के लिए पूछ सकते हैं, हो सकता है बॉडी हो, H1 टैग हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, which of the following will produce a solid circle bullet when given as value of type with UL tag। क्या बोला है यहाँ पर, यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड है आपका UL। अब ये UL जल्दी बताओ क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। पढ़ाया था हमने, लिस्ट 2 टाइप की होती है HTML में, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट भी होती है बट जनरली हम इसको 2 टाइप से डिनोट कर लेते हैं ना, इनमें कंपैरिजन भी आता है। फाइन, सो ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई आपकी OL और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है UL। पता है यही टैग यूज किए जाते हैं और ये टैग आपके कंटेनर टैग होते हैं। क्या होते हैं, कंटेनर टैग होते हैं। अब ये मान के चलो कि ये जो लिस्ट टैग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। सो इसी के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ सॉलिड सर्कल बुलेट। सॉलिड सर्कल बुलेट, ये सॉलिड सर्कल बुलेट इसी को ही कहते हैं ना। वर्ड एक्सेल में आपने बुलेट नंबरिंग का यूज किया है, तो ये जो सॉलिड सर्कल बुलेट है ये UL में क्रिएट किया जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट में। सो उसके लिए आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हो, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर या नन ऑफ दिस। तो सॉलिड सर्कल बुलेट के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो होता है डिस्क। और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, इसको यूज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। टाइप इक्वल्स टू डिस्क लिखते हैं, डिफॉल्ट होता है। यदि आपको स्क्वायर लगाना है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हो, वैसे डिफॉल्ट आपको बुलेटेड लिस्ट ही शो होती है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज A, दैट इज डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अब। टू क्रिएट अ लिंक टू एन एंकर यू यूज द प्रॉपर्टी इन ए टैग। अब 10th क्वेश्चन आपका बेस्ड है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करना हमने सीखा था। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ए टैग का यूज करते हैं। ए टैग, एंकर टैग, है ना। अब ये ए टैग यूज होता है हाइपरलिंकिंग क्रिएट करने के लिए। 2 तरीके की हाइपरलिंकिंग क्रिएट करते हो आप, कौन सी, इंटरनल लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पेज को आप इंटरनल भी लिंक कर सकते हो और एक्सटर्नल लिंकिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनल मतलब एक ही पेज में कंटेंट है आपके सेक्शंस है और उन सेक्शंस पे आप लिंकिंग क्रिएट कर सकते हो। एक्सटर्नल किसी एक वेब पेज को आप दूसरे वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हो। तो दोनों लिंकिंग आपको एंकर टैग प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एंकर टैग को जब ऐसे लिखोगे तो यूज नहीं होगा। यहाँ पर आपको जिस पेज को लिंक करना है, जिस सेक्शन को लिंक करवाना है, तो वो लिंकिंग भी तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस वेब पेज का नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना। जैसे इमेज में हम सोर्स देते हैं कि भाई इमेज आपके सिस्टम में कहाँ स्टोर है, उसका नाम, उसका पाथ लिखते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर वैसे ही आपको जिस पेज को, जिस सेक्शन को लिंक करना है तो उसे हमें यहाँ पर एंकर टैग के साथ मेंशन करना कंपलसरी होता है। यदि वो मेंशन नहीं करोगे तो लिंकिंग कैसे होगी। तो उसके लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, टैग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, लिंक का या href का। सो यहाँ पर जिस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है एंकर टैग के साथ href एट्रीब्यूट होता है। बहुत अच्छे से याद कर लेना ये लाइन कि एंकर टैग यूज होता है हमेशा href एट्रीब्यूट के साथ। इस एट्रीब्यूट के बिना लिंकिंग पॉसिबल नहीं है। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस मतलब जिस हाइपर टेक्स्ट, हाइपर पेज मतलब हाइपर टेक्स्ट जिसमें कंटेंट है, जिस पेज को आप रेफरेंस करने वाले हैं उस एंकर टैग के साथ, उसका पाथ यहाँ मेंशन करते हैं। सपोज आप कोई फाइल को 1.html फाइल है आपकी, उसको आपको लिंक करना है, तो अब पर्टिकुलरली लिंकिंग क्रिएट हो सकती है।
मेरी बात समझ में आई? अब ये जो एंकर टैग होता है ये क्या होता है? आपका क्लोजिंग टैग होता है। यहाँ पे सपोज आपने लिखा क्लिक हियर, तो जब आपने ये पर्टिकुलर लाइन लिखी है तो क्लिक हियर आपका वेब पेज पे शो होगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद एक 1.html वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये 1.html वाला पेज ओपन हो तो इसके लिए हमें बताना पड़ेगा एंकर टैग को कि 1.html का पेज ओपन करना है, जिसके लिए आपको href एट्रीब्यूट में उस वेब पेज का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो अब यहाँ ध्यान से देखो, टैग नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, लिंक होता है बट वो यहाँ यूज नहीं होता है, नेम एट्रीब्यूट होता है, और ना। अब यहाँ आपसे क्या पूछा है? टू क्रिएट अ लिंक टू एन एंकर यू यूज द प्रॉपर्टी। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? href। नेम प्रॉपर्टी का भी यूज होता है। नेम प्रॉपर्टी का यूज होता है आपके इंटरनल लिंकिंग के लिए। इंटरनल लिंकिंग मतलब सपोज ये आपका एक पेज है, यहाँ पे आपने कुछ लिंक क्रिएट कर दी, ठीक है। अब ये सेक्शन 1 की लिंक है तो सेक्शन A का आपने यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, ये सेक्शन 2 की लिंक है, सेक्शन B का डेटा यहाँ लिखा हुआ है, और ये सेक्शन C की लिंक है तो सेक्शन C आपने यहाँ लिखा हुआ है। अब सेक्शन A, B और जब इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा, जब इस पे क्लिक करोगे तो सेक्शन B पे आपका कर्सर आ जाएगा। सो ये हो गई एक ही पेज में इंटरनल लिंकिंग, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं? नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। समझ में आया? सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? D, दैट इज href। दोनों तरीके की लिंकिंग में कौन कौन सा एट्रीब्यूट यूज हो रहे हैं मैंने बता दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको यदि आप देखो समझो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि एंकर टैग को आपको href एट्रीब्यूट के साथ ही लिखना है, यूज करना है। सिमिलरली इमेज टैग का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बिना src के यूज नहीं होता है, यहाँ पे हम इमेज का पाथ लिखते हैं। ये दो चीज ना अपने दिमाग में बिठा लो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% मतलब कि 100% आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, कैसे भी आपसे पूछ लेंगे ये एंकर टैग का href एट्रीब्यूट, या तो नाम पूछ लेंगे, या href क्या कंटेन करता है तो URL कंटेन करता है। ठीक है, इसी तरीके से इमेज में src एट्रीब्यूट होता है तो वो क्या कंटेन करता है। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। अब क्वेश्चन 11 और 12 बेस्ड है असर्शन एंड रीजन पर, मतलब कि 1 to 10 जो एमसीक्यूज देखे वो प्रॉपर एमसीक्यूज थे, नॉर्मल थे, जस्ट क्वेश्चन थे, आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए थे, उनमें से आपको कोई एक को टिक मार्क करना था जो करेक्ट था। अब 11-12 में आपको क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया, मतलब है ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे वो असर्शन और रीजन बेस्ड पूछा जा रहा है। मतलब असर्शन में कोई एक सेंटेंस होगा, एक स्टेटमेंट होगा, वो स्टेटमेंट का रीजन करेक्ट दिया है नहीं दिया है, दोनों स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन करेक्ट है नहीं है ना, ये हमें बेसिकली यहाँ पर बताना है। और इसके ऑप्शंस जो होंगे कुछ इस तरीके से होंगे कि असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स। सो इस तरीके से ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो यहाँ पे हमें जो बात है वो ये समझना है कि दोनों को, असर्शन को और रीजन को अच्छे से समझना है। यदि ये समझ में आ गया तो आपको जो ऑप्शन है वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजिंग यहाँ पर दे देते हैं। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या समझना है कि जो असर्शन दिया हुआ है वो करेक्ट उसका रीजन है या नहीं है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू भी है या नहीं है, ये हमें पता करना है। फाइन, सो असर्शन गिवन है वेब सर्वर इज अ सिस्टम दैट डिलीवर्स द कंटेंट टू एन एंड यूजर ओवर द इंटरनेट। बहुत सही लाइन लिखी है ना, कि इंटरनेट पर हम जो भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं वेबसाइट्स के फॉर्म में वो वेब सर्वर से एक्सेस करते हैं, और वेबसाइट्स के फॉर्म में URL के फॉर्म में सर्वर पर स्टोर होता है। एवरी वेब सर्वर हैज एन IP एड्रेस एंड अ डोमेन नेम। ओके, सो हर एक वेब सर्वर के पास में हर एक वेबसाइट्स का IP एड्रेस और डोमेन नेम होता है। सर्वर सभी वेबसाइट्स को उनके IP एड्रेस और डोमेन से समझता है, ये भी क्लियर है। हम किसी भी वेबसाइट को डोमेन नेम के नाम से जानते हैं, लेकिन सर्वर उस डोमेन नेम को किस में कन्वर्ट कर लेता है? सर्वर उस डोमेन नेम को रिप्लेस कर लेता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस में। तो डोमेन नेम याद करना इजी होता है यूजर के लिए, इसीलिए वेबसाइट का डोमेन नेम होता है। और IP एड्रेस क्या होता है? कुछ न्यूमेरिक डिजिट से मिलकर बना होता है। तो सर्वर उसी पर बेस्ड किसी भी फाइल को एक्सेस करता है, किसी भी वेबसाइट को स्टोर करके रखता है और इसी के अकॉर्डिंग सर्चिंग करता है। मेरी बात समझ में आ गई? अब सोचो यदि हमें भी IP एड्रेस के अकॉर्डिंग याद करना होता तो मिलियंस और बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल है सर्वर पर, तो आपको इतने सारे नंबर्स को याद करना बहुत टिपिकल होता है। इसीलिए हम यूजर फ्रेंडली डोमेन नेम का याद रखते हैं। मतलब कि यदि मैग्नेट ब्रेन्स की बात करें तो magnetbrains.com है ना, आपके स्कूल की कोई वेबसाइट है तो स्कूल का नाम .in.com जो भी होगा। यदि हम गूगल की बात करें तो google.com, जीमेल की बात करें gmail.com, NCERT की बात करें तो ncert.nic.in। सो ये यूजर फ्रेंडली नेम होते हैं वेबसाइट्स के, जिन्हें हम डोमेन नेम कहते हैं। सर्वर इन्हें इनके IP एड्रेस से समझता है। सो ये जो फर्स्ट असर्शन दिया हुआ है, यस इट इज करेक्ट,
ट्रू है। अब देख लेते हैं इसका रीजन। वेब क्लाइंट is an application that communicates with the web server using an HTTP protocol। भाई फर्स्ट वाले असर्शन में तो वेब सर्वर के बारे में बताया है, लेकिन जो रीजन है उसमें हम देखो वेब सर्वर से जो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड आपको दिख रहा है क्या? नहीं, उससे रिलेटेड तो हमें इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि रीजन में वेब क्लाइंट को एक्सप्लेन किया है, वेब क्लाइंट का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। अब वेब क्लाइंट क्या हो गया आपका? वेब ब्राउजर। क्या हो गया वेब क्लाइंट? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर आप सभी को पता है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, राइट? ये क्या होते हैं आपके वेब क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से HTTP प्रोटोकॉल की मदद से वेब ब्राउजर आपके सर्वर के साथ में कम्युनिकेट कर पाता है और वेबसाइट्स को डिस्प्ले करता है, राइट? तो वेब ब्राउजर मतलब वेब क्लाइंट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स विद द वेब सर्वर यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। सो ये लाइन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो इससे रिलेट नहीं कर रहा है ना, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ A and R ट्रू, यस दोनों ट्रू है, एंड रीजन R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या रीजन R A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यहीं पर ही पहला पॉइंट तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो, बोथ असर्शन A एंड रीजन R ट्रू, यस दोनों ट्रू है, बट रीजन R इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, ये हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग सूट हो रहा है, हमने यही एनालाइज किया कि दोनों ट्रू हैं, असर्शन भी रीजन भी, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सी देख लो, असर्शन इज ट्रू, रीजन आर इज फॉल्स, ये हो गया आपका फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स, रीजन आर इज ट्रू, ये भी हो गया फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू है। तो क्या हो गया करेक्ट आंसर? देख ले, बी इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आ गई? क्या पूछा था असर्शन, क्या होना था रीजन, और क्या दिया हुआ है रीजन। ठीक है, यहाँ पे रीजन आपका वेब सर्वर से रिलेटेड होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किससे रिलेटेड है? ये वेब क्लाइंट, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखी हुई है। सो वेब क्लाइंट सॉफ्टवेयर की तो हम बात ही नहीं कर रहे थे असर्शन में। ओके, सो नेक्स्ट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 HTML से है। अब HTML स्टैंड्स फॉर, HTML का क्या फुल फॉर्म है जल्दी बता दो? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमें पता है, यस। तो असर्शन तो बिल्कुल ट्रू दिया हुआ है कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब रीजन देख लेते हैं। रीजन में लिखा है HTML डॉक्यूमेंट कंटेन्स टैग्स एंड एलिमेंट्स टू क्रिएट वेब पेज। यस, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है ना, कि HTML डॉक्यूमेंट का आप यूज करते हो, HTML लैंग्वेज में टैग्स एलिमेंट्स का यूज करते हो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, वेब पेज को बनाने के लिए हम HTML लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये HTML का फुल फॉर्म लिखा हुआ है और ये लाइन इससे रिलेट भी कर रही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ये रीजन जो दिया हुआ है वो इसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, राइट? सो यहाँ पर दोनों ट्रू है और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, both and are true and R is the correct explanation of A। और ये तीनों आपके हो जाने हैं false। आ गई बात समझ में? सो करेक्ट आंसर इज A। क्लियर? नाउ सेक्शन नंबर B। अब सेक्शन A में हमने टोटल 12 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, 10 प्रॉपर MCQ बेस्ड, 11-12 इज ऑन असर्शन रीजन बेस्ड। क्लियर? अब सेक्शन B जो है आपका होने वाला है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर को। अब वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं? कोई डेफिनेशन हो सकती है, 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज हो सकते हैं, 2 फीचर लिखने को आ सकते हैं, टैग्स उनके एट्रीब्यूट पूछ सकते हैं, कुछ कोड में एरर पूछ सकते हैं, कोड लिखा है उसका आउटपुट पूछ सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ओके, तो चलो देख लेते हैं 1 by 1। फर्स्ट क्वेश्चन, रोहित वांट्स टू अटैच अ लिंक ऑफ पेन ड्राइव टू एन ईमेल। रोहित क्या करना चाहता है? पेन ड्राइव की लिंक को ईमेल में अटैच करना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है? कभी किया है आपने पेन ड्राइव को ईमेल के साथ अटैच किया है क्या? नहीं किया है ना। ये पॉसिबल है या नहीं है? वाई और वाई नॉट, और है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है। सो आपको दोनों रीजन लिखने हैं यहाँ पे। ऑल्सो लिस्ट सम आइटम्स दैट कैन बी अटैच टू ईमेल, और ये बताना है कि आप ईमेल के साथ क्या क्या अटैच कर सकते हो, अपने ईमेल के साथ कौन कौन सी फाइल्स को। भाई ईमेल के साथ हम फाइल्स को अटैच कर सकते हैं, राइट? लेकिन किसी USB ड्राइव्स को या अदर हार्डवेयर डिवाइस को अटैच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं। सो बस यही रीजन है। क्या लिखना है आपको? नो इट इज नॉट पॉसिबल। ये हो गया आपका हाफ मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर हाफ मार्क्स के अकॉर्डिंग वाई और वाई नॉट रीजन बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहां तक आपका 1 मार्क के अकॉर्डिंग होगा
और ये जो है ना ये आपके 1 मार्क के अकॉर्डिंग होगा, 2 मार्क का ये क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 1 मार्क के अकॉर्डिंग हाफ मार्क्स में आपको 2 चीजें पूछी है। एक तो पहले लिखना है आपको यस नो में आंसर, दूसरा आपको देना है रीजन कि क्यों नहीं है, और फिर अगेन 1 मार्क में आपको बताना है कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिन्हें आप, या क्या फाइल्स हैं, डिवाइसेस नहीं सॉरी, कौन कौन सी फाइल्स हैं जिन्हें आप अटैच कर सकते हो, किन रिसोर्सेज को आप अटैच कर सकते हो, ये बताना है। तो मेरी बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, कितने मार्क्स में डिवाइड होगा? Okay, so attaching physical devices such as pen drive is not possible in email. Rather, one can attach files stored on that secondary device और send a link of his or her cloud storage via email। देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि पेन ड्राइव को आप, जो यूएसबी डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उससे हम अटैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस डिवाइस में, स्टोरेज में जो भी फाइल्स होंगी उन्हें आप क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। जो फाइल फोल्डर्स होंगे, लिंक्स होगी उनके अंदर, उन्हें आप अटैच कर सकते हो, किसी वेबसाइट वेब पेज की लिंक होगी तो। फाइन, वन कैन अटैच फॉलोइंग आइटम्स टू एन ईमेल। ईमेल के साथ आप क्या क्या अटैच कर सकते हो? आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो, इमेज को या किसी फोटोग्राफ को अटैच कर सकते हो, कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर का लिंक अटैच कर सकते हो, स्लाइड शो मतलब प्रेजेंटेशन को, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, किसी वेब पेज को आप अटैच कर सकते हो, बट कोई यूएसबी ड्राइव्स, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, उन्हें आप अटैच नहीं कर सकते हो, है ना? अच्छा क्वेश्चन 2 मार्क का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ कंपनी हैज रिवाइज्ड द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। क्या बताया है? एक कंपनी है जिसने सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज किया है एम्प्लॉयज का। दे वॉन्ट टू इन्फॉर्म दैम थ्रू ईमेल बट डू नॉट वॉन्ट, अब वो ईमेल से हर एक एम्प्लॉय को बताना चाहते हैं कंपनी का स्ट्रक्चर, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, बट क्या चाहते हैं वो कि ईमेल के थ्रू सबको इन्फॉर्म तो करना चाहते हैं, बट दे डू नॉट वॉन्ट देम टू नो अबाउट अदर रिसीवर्स, कि हर एक एम्प्लॉय के पास मेल जाए लेकिन उसे ये पता ना चले कि किन किन एम्प्लॉयज तक ये मेल को भेजा गया है, सैलरी स्ट्रक्चर वाले मेल को। हर एक एम्प्लॉय के पास एक इंडिविजुअल मेल के फॉर्मेट में मेल पहुंचे। सो इसके लिए जब ईमेल क्रिएट करना होता है तो हम 2 फील्ड्स का यूज करते हैं। अब वो 2 फील्ड्स आपकी होती है कौन सी? सीसी और बीसीसी। ऑब्वियस कि मतलब एक पर्टिकुलर मैसेज को यदि आपको मल्टीपल रेसिपिएंट्स तक शेयर करना है, यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर वाला मेल है उसको आपको यदि डिफरेंट एम्प्लॉयज के साथ में शेयर करना है तो उसके लिए आप सीसी बीसीसी फील्ड का यूज करोगे। लेकिन यदि आपके पास एक कंडीशन है, आप चाहते हो कि हर एक एम्प्लॉय के पास वो मैसेज जाए और उसे ये पता ना चले कि कितने रेसिपिएंट्स तक शेयर किया गया है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जिस फील्ड का यूज करोगे वो कौन सी फील्ड होगी? सीसी या बीसीसी? तो वो होगी आपकी बीसीसी फील्ड। तो यहाँ पर आपको वही बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब कुल मिला के क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकते थे, कंपेयर या डिफरेंशिएट बिटवीन सीसी बीसीसी फील्ड। मैंने फिर से बताया है, लास्ट सैंपल पेपर से बताती आ रही हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, पूछा जाता है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। सीसी मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी। ओके, आपसे फिलअप ट्रू फॉल्स वगैरह जो होते हैं उनमें भी पूछ सकते हैं, क्लियर? बट वेल वो तो अपने पैटर्न में है नहीं, तो फिलअप के फॉर्मेट में आपसे एमसीक्यू तो पूछ सकते हैं ना। So CC stands for carbon copy and BCC stands for blind carbon copy. CC में क्या होता है? It allow you to send the same mail message to multiple recipients at the same time and they know, हर रेसिपिएंट को पता होता है कि ईमेल कितने रेसिपिएंट्स तक पहुंचाया गया है। हर एक रेसिपिएंट को दूसरे रेसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेस भी शो होता है कार्बन कॉपी में, बट it allows the sender to send same mail message to multiple recipients without letting them know that some other person has also revised the same message. ओके, सो किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर? बीसीसी का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में आपको मिलेगी चॉइस, क्लियर? तो यहाँ पर 2 मार्क्स में ये मिली है आपको पहली चॉइस, जिसमें आपको व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स एसोसिएटेड विद ई शॉपिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ई शॉपिंग से रिलेटेड क्या थ्रेट्स होते हैं, क्यों हम ई शॉपिंग को करना, मतलब आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, क्या थ्रेट्स होते हैं जनरली? भाई अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, ये तो आपके ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स हैं, इनको तो आप यूज़ करते ही हो, बट कभी भी और कोई भी जो फर्जी वेबसाइट्स भी अवेलेबल होती है ना, जो फ्रॉड्यूलेंट होती है, जिनकी वजह से हमारा डेटा हैक हो सकता है, हमारा बैंक अकाउंट स्टील हो सकता है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं आजकल जनरली हम देख रहे हैं। सो क्या थ्रेट्स होते हैं बेसिकली वो आपको यहाँ पे बताना है, कोई भी 2, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो 2 तो लिखकर आना ही, 2 मार्क्स चाहिए तो 1 मत लिखकर आना, 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, नहीं तो ठीक है 1 ही मिलेगा मात्र। पर्सनल एंड सेंसिटिव डेटा लाइक यूजर आईडी एंड पासवर्ड आर इजीली एक्सेसिबल टू फ्रॉडस्टर। ऑब्वियस सबसे मेन डर तो यही लगा रहता है कि हमारा जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो स्टील ना हो जाए। हो सकता है आप पेटीएम या फिर आप गूगल पे, फोन पे या नेट बैंकिंग जिसका भी यूज़ करो पेमेंट करने के लिए शॉपिंग वेबसाइट पे, और यदि वो वेबसाइट ट्रस्टवर्दी नहीं है या कुछ हैकर्स हैं जो आपके यूज़र आईडी पासवर्ड को स्टील कर सकते हैं, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला डर तो हमें यही लगा रहता है। दूसरा,
यदि वो वेबसाइट फ्रॉडुलेंट है तो इंटरनेट पे बहुत सारे वायरसेस भी अवेलेबल होते हैं, है ना, तो वायरसेस कैन करप्ट योर सिस्टम, योर मोबाइल फोन, योर पीसी लैपटॉप, राइट। तो सेकंड थ्रेट हमें ये बना रहता है। सो यहाँ पर जो दो डिसएडवांटेजेस बोले, अब थ्रेट बोले या डिसएडवांटेजेस भी आप बोल सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग के डिसएडवांटेजेस ही कुल मिला के यहाँ पर लिखे गए हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि 2 मार्क्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनने हैं। तो सेकंड जो चैप्टर है इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज, हर वेब सर्विस का आपको क्या याद करना है, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कौन कौन सी वेबसाइट से आपको जो वो फीचर प्रोवाइड कर रही है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो याद कर लेना बस। यदि ये 3 चीज़ें आपने हर एक वेब सर्विस की याद कर ली तो इस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना आप इजीली अटेम्प्ट करके आओगे, आई एम श्योर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन चेंजिंग द हाइट ऑफ रोज, on changing the height of rows, the text within the cell appears at the bottom of the cell. How can you align data vertically in a cell? ये HTML पर बेस्ड क्वेश्चन, आपका HTML पार्ट 2 पर। हमने यहाँ पर HTML टैग पढ़ा था, सो उसमें हमने क्या देखा था, टेबल टैग में कि आप रो स्पैन कॉल स्पैन का यूज कर सकते हो, जिसमें रो और कॉलम को आप मर्ज कर सकते हो। सो यहाँ पर वी अलाइन करना है, वर्टिकल अलाइन कुछ इस तरीके की टेबल है जिसमें रोज को मर्ज किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो टेक्स्ट जो जनरली अपन लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जो क्या होता है हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है। हॉरिजॉन्टली बात करें तो लेफ्ट, सेंटर और राइट में अलाइन करते हो, लेकिन जब आप टेक्स्ट को ऐसा लिखना चाहते हो, वर्टिकली लिखना चाहते हो, तो वर्टिकली जो टेक्स्ट है आपका अलाइन होता है, जिसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं टेबल टैग का, जिसका नाम है वी अलाइन एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं यहाँ पर, वी अलाइन एट्रीब्यूट। अब वी अलाइन एट्रीब्यूट में आप कैसे सेट कर सकते हो वैल्यूज को, या तो आप टॉप में सेट कर सकते हो या मिडिल में या फिर बॉटम में। सो यहाँ पे वी अलाइन जो एट्रीब्यूट आप यूज करोगे उसकी वैल्यू टॉप, मिडिल या बॉटम, ये 3 होगी। ओके, मतलब कुछ इस तरीके से आपको टेक्स्ट शो होगा। सपोज इस कॉलम में आपको नेम लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे आपको, नेम, तो आप नेम को या तो इस तरीके से टॉप में लिख सकते हो, या फिर आप मिडिल में लिख सकते हो, या फिर आप बॉटम में लिख सकते हो, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, आपका वी अलाइन एट्रीब्यूट कहलाता है। तो बात समझ में आ गई कि क्या इस क्वेश्चन में पूछा है। सो वी अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द कंटेंट विद इन अ सेल। सेल में यदि कंटेंट आपको वर्टिकली लिखना है तो उसके लिए हम वी अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और इसकी जो वैल्यूज होती है वो होती है बॉटम, टॉप एंड मिडिल। To control the vertical alignment of all contents in a table, the attribute is given within table tag. कहाँ पे यूज किया जाता है इस एट्रीब्यूट का, टेबल टैग में। टेबल में जब आप रोज को मर्ज कर देते हो तो उन रो को मर्ज करने के बाद यदि आपको कंटेंट वर्टिकली लिखना है तो उसमें हम 3 तरीके की वैल्यूज को सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वी अलाइन एट्रीब्यूट। क्लियर? 2 मार्क का क्वेश्चन है, कैसे पूछा है समझ में आ रहा है? ओके, नाउ What are intellectual property right? अब intellectual property right क्या होता है, ये आपका साइबर एथिक्स वाले चैप्टर पे हमने पढ़ा था, प्लेजरिज्म पढ़ा था, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ा था। मतलब कि डिजिटली जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, अब डिजिटल प्रॉपर्टी मतलब यदि आपने कोई सॉन्ग किया है रिकॉर्ड, तो वो सॉन्ग आपने इंटरनेट सर्वर पर प्लेस किया हुआ है, ठीक है, आप पब्लिक उसको एक्सेस कर रही है तो उस पर आपका राइट है। यदि आपने कोई बुक लिखी है या कोई आपने आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल यदि आपका इंटरनेट पर है, वेबसाइट के फॉर्म में या वेब एक आर्टिकल के फॉर्म में होस्ट है, और उसको यदि पूरी पब्लिक एक्सेस कर रही है ना, तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर्टी है जो आपने क्रिएट की है, आपका आइडिया हो सकता है, आपका कोई इमेज हो सकता है, कोई ग्राफिक, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कुछ भी हो सकता है। सो उसे हम डिजिटल प्रॉपर्टी कहते हैं, और इस पर आप ही का राइट है, और आपसे पूछे बिना, परमिशन लिए बिना कोई अदर यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द राइट गिवन टू द पर्सन over the creation of their mind, which include inventions, literacy and artistic works, designs and symbols, names and images used in commerce. अब यहाँ पर right से मतलब एक ये भी हम समझ सकते हैं कि उस particular property पर यदि आपका है कि तो आपके पास में right है कि आप उस particular article को, song को, जो भी आपका idea है, जो भी आपका वर्क है, डिजाइन है, इमेज है, उसे आप कितने पर्सन्स तक शेयर करना चाहते हो, उसका एक्सेस आप देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, या आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट पे उसे सेल करना चाहते हो, ये आपका राइट है कि आप उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, ठीक है, या नहीं करना चाहते हो। सो दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। होप आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक प्लेजरिज्म नाम का एक टर्म पढ़ा था। यदि आपसे बिना परमिशन लिए आपके कोई वर्क को कॉपी करता है और उसे अपना नाम बताकर यूज कर लेता है, तो इस टाइप के थिंग को हम क्या कहते हैं, प्लेजरिज्म कहते हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है। हो सकता है यहाँ पे आपसे पूछे डिफाइन प्लेजरिज्म, राइट। तो प्रीवियस सैंपल पेपर्स में हमने वो भी देखा है। इवन आपका जो मेन सीबीएसई का सैंपल पेपर आया उसमें ये टर्म पूछी गई है। ओके, तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि इस चैप्टर से प्लेजरिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल फुटप्रिंट,
एंड डिजिटल डिवाइड, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बनते हैं 2 मार्क्स में। इन सभी के डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, नाउ सिद्धांत वांट्स टू ऐड एन इमेज design.jpg। अब आ गए हम वापस HTML में इमेज वाले पार्ट पर। सिद्धांत को इमेज ऐड करना है जिस इमेज का नाम है design.jpg, जो उसके सिस्टम में स्टोर है। कैसे उसको इस इमेज को ऐड करना है? टू बैकग्राउंड ऑफ वेब पेज, वेब पेज के बैकग्राउंड के फॉर्म में उसे इस इमेज को लगाना है विदाउट रिपीटिंग इट। यदि इमेज का साइज छोटा होता है तो आप बैकग्राउंड में इमेज को सेट करते हो तो वो इमेज रिपीट होती है ना। सपोज ये आपका वेब पेज का बैकग्राउंड है, अब यहाँ पे आपको इमेज लगाना चाहते हो, अब उस इमेज का साइज छोटा है तो कहीं ना कहीं ये इमेज जो है वो रिपीट होती है ना, होती है कि नहीं। सपोज ये कोई फ्लावर की इमेज है, इसे आप बैकग्राउंड में लगाना चाह रहे हो तो ये इमेज जो है अपने आप को रिपीट कर रही है और पूरे बैकग्राउंड में सेट हो गई है। तो ये रिपीटिंग नहीं चाहता है वो। सिद्धांत क्या चाहता है कि design.jpg नाम की जो इमेज है, design.jpg नाम की जो इमेज है, ये बिना रिपीटेड वे में शो हो एज अ बैकग्राउंड ऑफ वेब पेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे CSS के सिलेक्टर, बॉडी सिलेक्टर का। अब ये कैसे पता चल रहा है कि CSS सिलेक्टर को ही यहाँ यूज करना है? क्योंकि यहाँ बोला है विदाउट रिपीटिंग, और विदाउट रिपीटिंग या रिपीट करने वाला फीचर कहाँ देखा था हमने? CSS में देखा था, है ना। बॉडी टैग में तो हम यूज करते हैं सिर्फ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का। ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ आपको पूछा है CSS, बॉडी टैग में आप बैकग्राउंड नाम के एक एट्रीब्यूट का यूज करोगे जिसमें आप design.jpg इमेज को शो करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन जैसा फीचर बॉडी टैग में नहीं होता HTML के। रिपीटेशन या नॉन रिपीटेशन वाला फीचर कहाँ देखा था हमने? CSS में देखा था। तो कैसे आप यूज करोगे? बॉडी सिलेक्टर का यूज करोगे, करली ब्रेसेस लगाओगे क्योंकि हम CSS का यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि बैकग्राउंड इमेज सेट करना है तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो बैकग्राउंड इमेज के नाम से होगी। कॉलन लगा के आपको URL स्पेसिफाई करना है, भाई कौन सी इमेज को आपको यूज करना है। डी ड्राइव में होगी तो पूरा पाथ भी लिखना पड़ेगा। कॉलन, अब ये इमेज तो इस URL से सेट हो जाएगी लेकिन ये रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड रिपीट में आप उसकी वैल्यू सेट कर दोगे नो रिपीट। जब नो रिपीट सेट कर दिया तो अब वेब पेज में वो इमेज आपको शो होगी सिर्फ एक ही बार, रिपीटेड वे में शो नहीं होगी। सो ये प्रॉपर्टी हमें कहां से मिलती है? CSS से मिलती है। कौन सी? बैकग्राउंड रिपीट और नॉट रिपीट वाली। इसकी वैल्यूज होती है नो रिपीट, रिपीट करना है ना, ये वैल्यूज इसकी होती हैं। फाइन, समझ में आ गया। HTML इसे रिपीट वाले को सपोर्ट नहीं करता है ना। वहां पे आप सिर्फ BG कलर और बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। क्लियर? नाउ 18th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन BG कलर एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन BG कलर एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। तो BG कलर और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, एट्रीब्यूट एक्सप्लेन करना है। तो एट्रीब्यूट HTML टैग में होता है, प्रॉपर्टी CSS में होती है, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो एट्रीब्यूट एक्सप्लेन करना मतलब हम बॉडी टैग की बात कर रहे हैं। तो द BG कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर गिविंग द बैकग्राउंड कलर। यदि आपको वेब पेज का बैकग्राउंड का कलर सेट करना है तो हम BG कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और यदि आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करना है तब हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देख लो। अब 2 मार्क का क्वेश्चन इतना भी सफिशिएंट है, या फिर आप इसका एग्जांपल भी लिख कर आ सकते हो। लाइक बॉडी टैग में यदि आपने BG कलर इज इक्वल्स टू येलो लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया? येलो। तो यहाँ पर जो वेब पेज आपका क्रिएट होगा उस वेब पेज का कलर कैसा हो जाएगा? उस वेब पेज का आपका कलर हो जाएगा येलो। बैकग्राउंड जो कलर होगा वो येलो हो जाएगा। समझ में आया? नाउ अब यदि हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका एग्जांपल देख लें। तो बॉडी टैग में यदि आपने लिखा बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू, जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, सपोज कोई इमेज का नाम आपने यहाँ लिखा है, वो इमेज आपके सिस्टम में CD ड्राइव जहाँ पर भी स्टोर है, बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू design.jpg, आपने पाथ लिखा इमेज का जहां आपके सिस्टम में स्टोर है। तो अब बैकग्राउंड में क्या सेट हो जाएगा? कोई कलर सेट नहीं होगा, बैकग्राउंड में कोई इमेज आ जाएगी और इसके ऊपर फिर आप अपना कंटेंट लिख सकते हो। फाइन, तो मेरी बात समझ में आ गई दोनों एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। आप डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये एग्जाम्पल भी लिख कर आ सकते हो, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। अदरवाइज आप इतना भी लिख कर आओगे तो भी सफिशियंट होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एवरी ईयर आप इसके क्वेश्चंस को देखोगे कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट में। फाइन, 18th क्वेश्चन अगेन इन और। 14th क्वेश्चन और में देखा, 2 मार्क्स में आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं जो चॉइस में है। फिर से ध्यान रखना, 2 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 14 और 18 जो कि चॉइस में होंगे। तो 18th क्वेश्चन आपका HTML पर बेस्ड होगा जिसमें आपको चॉइस मिलेगी, और 14th क्वेश्चन आपका होगा किस पर? इंटरनेट सर्विसेज पर बेस्ड, सेकंड चैप्टर में, जिसमें आपको चॉइस मिलेगी। तो ये चीज भी ध्यान रखना, 14 और 18 जो 2 क्वेश्चन मिलेंगे उनमें आपको चॉइस मिलेंगे, और दोनों क्वेश्चन किस चैप्टर के होंगे वो भी मैंने बता दिया है। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ हेडिंग एंड सेल्फ स्पेसिंग। अब सेल्फ हेडिंग और सेल्फ स्पेसिंग में क्या डिफरेंस होता है?
ये कहाँ पढ़ा था हमने? ये हमने अगेन टेबल टैग में पढ़ाया था, क्योंकि सेल कहाँ क्रिएट होती है? सेल क्रिएट होती है टेबल में ही ना, इसी तरीके की सेल्स क्रिएट होती है ना टेबल में, देखा है सभी ने, और इन्हीं को हम रो और कॉलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग जो यूज होते हैं एट्रीब्यूट, कहाँ? टेबल टैग में यूज होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? तो नाम से समझ में आ रहा है, सेल पैडिंग। पैडिंग मतलब क्या करना है यहाँ पे? सेल्स में, सेल और जो कंटेंट है उनके बीच में स्पेस ऐड करना, सेल और कंटेंट के बीच में। जैसे कि सपोज ये एक सेल है, अब यहाँ पे मैंने लिखा सपोज MB, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? MB, ठीक है, इस सेल में। तो यहाँ पे ये सेल आपका वॉल हो गया और ये कंटेंट हो गया, इसके बीच की जो ये स्पेस है, इसके लिए हम यूज कर लेते हैं किसको? सेल पैडिंग को, ठीक है, नाम से समझ जाना। और सेल स्पेसिंग मतलब दो सेल्स के बीच की स्पेस, ये जो स्पेस मैं बता रही हूँ ना, ये स्पेसेस आपके सेल स्पेसिंग से आप सेट कर सकते हो कि हर एक सेल के बीच में कितनी स्पेसिंग आपको रखनी है। तो बेसिकली सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग क्या हुआ, ये समझ में आ गया ना। ये किस टैग के एट्रीब्यूट हैं? तो ये टेबल टैग के एट्रीब्यूट है। जो टेबल टैग हम यूज करते हैं ना, यहाँ पे सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग को यूज करते हो। न्यूमेरिक वैल्यूज होती है इसमें, हम न्यूमेरिक वैल्यूज से इनकी वैल्यूज को सेट करते हैं। अब देख लो, सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द कंटेंट ऑफ अ सेल एंड इट्स बॉर्डर। सेल की बॉर्डर, ये सेल की बॉर्डर और इसके बीच में आपने जो कंटेंट लिखा है उसके बीच की स्पेस सेल पैडिंग कहलाती है। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन सेल्स इन अ टेबल। टेबल में जो सेल्स हैं उनके बीच की यदि स्पेस आपको सेट करनी है तो वो कहलाती है क्या? सेल स्पेसिंग। कुल मिला के बात समझ में आ गई। अब 2 मार्क का क्वेश्चन है, डिफरेंस अगेन। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट लिख देना, कैसे सेट करना है। टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2, बॉर्डर दिखेगी जब तो आप सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग को यूज कर पाओगे, है ना। बॉर्डर सेट करी, सेल पैडिंग इक्वल्स टू 3, तो कंटेंट और सेल के बीच में, ये सेल है, इस सेल में जो कंटेंट लिखा है ना, उस कंटेंट और सेल के बीच में यहाँ 3 डिस्टेंस सेट हो जाएगी। अब यहाँ देखो, द जनरल फॉर्मेट ऑफ टेबल बॉर्डर टू सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 5। तो यहाँ जो 10 सेल्स होंगी, इस तरीके से जो सेल्स बनी होगी टेबल में, ओके, उस टेबल में जो सेल्स होगी उनकी जो डिस्टेंस होगी वो ये वाली जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? इस डिस्टेंस की। ये आपकी डिस्टेंस जो है वो सेट हो जाएगी 5 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ सेल स्पेसिंग 5 सेट किया हुआ है। सो कुल मिला के बात समझ में आ गई, सेल स्पेसिंग, सेल सेटिंग क्या होता है। ओके, क्लियर। डिफरेंस लिख कर आ सकते हो, एग्जाम्पल बता देना, डेफिनेशन बता देना, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग सफिशियंट है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। Now question number 19, which is the last question of 2 mark. 2 mark का ये last question है। Carefully observe the following screenshot। अब ये एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जिसमें लिखा है कोडिंग क्लब रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक कोडिंग क्लब है, वहां का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें फॉर्म दिख रहा है। फॉर्म समझते हो ना, जिसमें आप कुछ इनपुट करते हो, वो वैल्यूज आपकी इनपुट होती है, ओके। और ओके कैंसिल जैसे बटन होते हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म आता है जिसमें आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो तो आप लॉगिन कर जाते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन इनपुट होती है, बिल्कुल वैसी। नेम लिखा है यूजर, प्रेफर्ड यूजर आईडी, एडमिन, स्क्रीन पासवर्ड लाइक दिस, पासवर्ड दिखता नहीं है ना। सो अब यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से कि ये जो फॉर्म है इसमें ये कुछ आपको लेबल्स दिख रहे हैं, ओके। क्या दिख रहे हैं ये हमें? लेबल्स। और ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जहां पे यूजर क्या करेगा? जहां पे यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। तो इनपुट करने के लिए, फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? सो बेस्ड ऑन स्क्रीनशॉट अबव अटेम्प्ट दी अबव क्वेश्चंस। इस स्क्रीनशॉट पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। विच टैग इज यूज टू कलेक्ट द यूजर इनपुट। यूजर से उस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, इनपुट लेने के लिए कौन सा टैग यूज होगा? तो इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, इनपुट लेने के लिए हम जिस टैग का यूज करेंगे वो होगा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग में आप इनपुट का यूज करते हो, किस टैग का? इनपुट टैग का यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। Now which HTML control to create text box having label as preferred user ID। अब जो preferred user ID है उसका जो ये text box है, ये क्या है? ये text boxes है ना, text fields हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूजर से आप इनपुट ले रहे हो उसके लिए आप इन टूल का यूज कर रहे हो। तो कौन से टूल का यूज कर रहे हो? क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं टेक्स्ट फील्ड, ओके। तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड नाम का टैग, आप टेक्स्ट एरिया जैसे टेक्स्ट फील्ड जैसे टैग का यूज करोगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। सो समझ में आ गया क्वेश्चन? 2 मार्क का है, सिंपल आपसे पूछा है फॉर्म टैग यूज हो रहा है, फॉर्म टैग में कौन सा टैग यूज करोगे जिसकी मदद से यूजर इनपुट दे पाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते थे कि पर्टिकुलर ये फॉर्म बनाना है तो आप क्या कोड लिखोगे, राइट? HTML कोड। तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर 4 नंबर का भी बन सकता है। बात समझ में आई? ये 2 नंबर में पूछा तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, या सिंपल ऐसे भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन आपसे 3-4 में कि राइट HTML कोड टू क्रिएट दिस फॉर्म। इस फॉर्म को
क्रिएट करने के लिए कोड लिखो। तो फॉर्म क्रिएट करना है, किस तरीके से यूज करना है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसके कौन कौन से टैग्स होते हैं, रेडियो बटन, लिस्ट, टेबल्स वगैरह सब क्रिएट कर सकते हैं हम फॉर्म पे। इसका पूरा वीडियो अवेलेबल है HTML फॉर्म्स के नाम से। मैंने प्रैक्टिकल के साथ उसमें सारे टूल्स को यूज करना, कैसे करना है यूज, क्या आउटपुट आएगा, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, सब एक्सप्लेन किया है। फाइन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से HTML फॉर्म्स को, ऑडियो वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन सी। अब सेक्शन बी तक हमने समझ लिया, अब सेक्शन सी पे आ गए हम। सेक्शन सी में आपको क्या मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहां पर क्वेश्चन मिलना है। सो शॉर्ट आंसर के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड हैकिंग। हैकिंग को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन इन 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो प्रिकॉशंस आप लेते हो कि आपका डेटा सेफ रहे, कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर आपके डेटा को स्टील ना करे, ठीक है, उसके लिए हमें 3 पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन करना है, जिसमें फर्स्ट लिखा है ऑलवेज इंस्टॉल अ फायरवॉल। ओके, इट मॉनिटर्स एंड फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग इंटरनेट ट्रैफिक। इंटरनेट पे जो ट्रैफिक होता है उसको मेंटेन करने के लिए फायरवॉल को हमेशा इंस्टॉल करके रखें। अब फायरवॉल क्या होता है, एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। यूज एन अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा आपके सिस्टम में अपडेट होना चाहिए। दिस विल हेल्प इन डायग्नोजिंग एंड रिमूविंग न्यू कंप्यूटर वायरसेस। ओके, अब नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, किसी भी कंप्यूटर से यदि वायरसेस होते हैं तो वो सभी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वहां तक पहुंच जाते हैं, राइट। सो उसके लिए आपको क्या करना है, एंटीवायरस को अपडेट रखना है ताकि पता चल सके कि किस कंप्यूटर सिस्टम में वायरसेस हैं और उसे क्लीन किया जा सके। नाउ इंस्टॉल एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। हमेशा हमें क्या यूज करना चाहिए, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम स्पाईवेयर्स। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स हो गए जो आपको लिखकर आना है। क्लियर। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, अनुभव वॉज लुकिंग फॉर सम एक्स्ट्रा स्टडी मटीरियल फॉर हिज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अनुभव क्या देख रहा है, अनुभव कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटीरियल सर्च कर रहा है। ही सर्च द www एंड फाइंड आउट। उसने सर्च किया और उसे क्या मिला, उसने वेब पे जब सर्च किया एक्स्ट्रा स्टडी मटीरियल के लिए तो उसे एक वेबसाइट मिली, https www.magnetbrains.com, जिसमें वो क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 2 सर्च कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कैसे पता चला हमें, हमने ये URL देखा। क्या देखा आपने यहाँ पर, इस URL को देखा। तो अब इस URL पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि राइट टाइप ऑफ सर्वर और प्रोटोकॉल यूज्ड इन अबव वेबसाइट। इस वेबसाइट में किस टाइप का सर्वर और प्रोटोकॉल यूज हुआ है। तो किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट साइड में क्या होता है, सबसे पहला HTTPS प्रोटोकॉल होता है, सबसे पहला पार्ट। तो क्या हो गया प्रोटोकॉल, HTTPS। नाउ राइट द डोमेन नेम ऑफ वेबसाइट। इस वेबसाइट का डोमेन नेम क्या होगा, सो इस वेबसाइट का डोमेन नेम आपका हो जाएगा magnetbrains.com, है ना। सो ये हो गया सेकेंड आंसर। राइट पाथ ऑफ द वेब पेज ऑफ वेबसाइट। अब इस वेबसाइट में कौन से पाथ को वो एक्सेस कर रहा है, मतलब वेबसाइट में बहुत सारी क्लासेस है, K12 तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। तो K12 में वो क्लास 10 में है अनुभव, और क्लास 10 के कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर नंबर 2 को एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे देखो magnetbrains.com वेबसाइट में क्लास 10 में कंप्यूटर एप्लीकेशन के चैप्टर नंबर 2। तो जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है वो पाथ आपको यहाँ लिख देना, जो कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में यहाँ लिखा हुआ है, क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन चैप्टर 2। जो पाथ होता है वो स्लैश से सेपरेट होता है। फाइन, सो अच्छे से समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है और कैसे पूछा है। ऐसा कंडीशन बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं URL का। सो URL का क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपसे MCQ में भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, और इस तरीके से 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। What is the difference between inline, internal and external style sheets? अब ये क्वेश्चन आपका हो गया 22 वाला CSS पर बेस्ड, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में हम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था आपको। तो 3 टाइप की कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं, इनलाइन स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट में किसका यूज करते हैं हम, इनलाइन स्टाइल शीट में जो टैग्स होते हैं उन्हीं के साथ एक स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं, है ना। इनलाइन मतलब टैग के साथ में ही आप स्टाइल्स को यूज कर रहे हो। सो द इनलाइन CSS कैन बी यूज्ड टू डिफाइन यूनिक CSS टू एन एलिमेंट इन HTML पेज। HTML पेज में ही आप इनलाइन स्टाइल को यूज कर सकते हो टैग्स के साथ। द इंटरनल CSS कैन बी यूज्ड टू डिफाइन यूनिक CSS टू सिंगल HTML पेज। यहाँ पर देखो आप HTML एलिमेंट मतलब टैग के साथ में यूज कर रहे हो CSS स्टाइल को, यहाँ पे आप यूज करोगे किसके साथ में, सिंगल HTML पेज में। एक पेज में आप स्टाइल टैग का यूज कर लोगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, स्टाइल टैग का। द आइडिया ऑफ एक्सटर्नल CSS इज टू चेंज द CSS ऑफ मल्टीपल फाइल्स बाय मेकिंग द चेंज इन ओनली वन फाइल।
एक फाइल आप यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्रिएट करोगे जिसको हम मल्टीपल फाइल्स के साथ में अटैच कर लेंगे। मल्टीपल फाइल के साथ में उसमें चेंजेस हो जाएंगे जब आप उस स्टाइल शीट को एक्सेस करोगे। ओके, सो ये तो बेसिकली हो गई इसके डेफिनेशन। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आंसर लिख कर आना है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, द स्टाइल एट्रीब्यूट इज एडेड टू द एलिमेंट। क्या लिखा है, द स्टाइल एट्रीब्यूट इज एडेड टू द एलिमेंट। इन लाइन में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना है। ओके, और अब हम आते हैं इंटरनल में, तो इंटरनल में किसका यूज करना है, CSS इज रिटन इनसाइड द HTML फाइल। यहाँ पे जो स्टाइल शीट आप लिखोगे, क्रिएट करोगे, वो HTML फाइल में ही होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करेंगे। सो स्टाइल टैग इज प्लेस्ड बिटवीन द हेड टैग। हेड टैग में आपको स्टाइल टैग यूज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, जैसे आप टाइटल टैग का यूज करते हो ना, बिल्कुल यहाँ पर हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे हेड टैग में। ओके, अब एक एग्जाम्पल भी हम इसका बनाएंगे जिससे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो ऐसे स्टाइल टैग को आप यूज कर सकते हो। नाउ द स्टाइल्स आर रिटन इन एक्सटर्नल फाइल दैट इज लिंक्ड। यहाँ पे जो एक्सटर्नल फाइल होती है वो लिंक्ड होती है HTML फाइल के साथ यूजिंग प्रॉपर सिंटेक्स। एक सिंटेक्स फॉलो किया जाता है, मतलब सिलेक्टर, करली ब्रेसेस, फिर प्रॉपर्टी, फिर उनकी वैल्यू। प्रॉपर एक सिंटेक्स के फॉर्मेट में आप CSS फाइल बनाते हो और इसको .css एक्सटेंशन से सेव करते हो। देन विल लिंक द एक्सटर्नल फाइल, जो CSS फाइल है उसको लिंक कर देते हैं हम किसके साथ, HTML फाइल के साथ। तो जब आप HTML फाइल के साथ इसको लिंक कर देते हो तो यहाँ पर आप एक एक्सटर्नल फाइल को मल्टीपल HTML फाइल के साथ लिंक कर सकते हो। तो ये कहलाता है आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेना कैसे लिखना है। अब इसे आप पॉइंट वाइज भी लिख कर आ सकते हो, डिफरेंस को ऐसे कॉलम वाइज भी लिख कर आ सकते हो। ये एग्जाम्पल ऑप्शनल है। क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी बनता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी बनता है। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाता है डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर डिफाइन इनलाइन, डिफाइन इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट ऐसे भी पूछा जाता है। सो ये मैंने जो आंसर यहाँ प्रिपेयर किया है, होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। थर्ड डिफरेंस हमने एग्जाम्पल का दे दिया कि P टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लिया और लिखा है कलर ब्लू, कि आप कौन सा स्टाइल सेट करना चाहते हो कि जो पैराग्राफ हो उसका कलर ब्लू सेट हो जाए, पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 15px हो, दिस इज इनलाइन CSS, और P टैग को क्लोज कर दिया। सिंपल। यदि अब हम बात करें इंटरनल की, तो इंटरनल में हेड टैग में हमने यूज कर लिया स्टाइल टैग को जो यहाँ क्लोज हुआ है। तो इस स्टाइल टैग में हमने फिर वही सिलेक्टर और प्रॉपर्टीज को मेंशन किया है। P टैग में फॉन्ट, फैमिली, एरियल, मार्जिन लेफ्ट 50x, बॉडी टैग के लिए भी स्टाइल अप्लाई कर ली कि बॉडी टैग में जो बैकग्राउंड होगा वो येलो कलर का सेट हो जाएगा। ओके, सो ये स्टाइल टैग में हमने कुछ CSS को डिफाइन किया है, स्टाइल शीट्स को डिफाइन किया है, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी, उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब बात आती है किस पर, एक्सटर्नल पर। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम क्या करते हैं कि स्टाइल शीट बना लेते हैं इसी तरीके से, है ना। कैसे, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू का यूज करके, लेकिन उसको लिंक कर देते हो आप CSS फाइल को कुछ इस तरीके से href एट्रीब्यूट का यूज करके। सो हेड टैग में ही हम एक और टैग का यूज करते हैं जिसका नाम है लिंक टैग। लिंक टैग में आप एक एट्रीब्यूट यूज करते हो href, जैसे कि एंकर टैग में यूज होता है, और यहाँ पर आप उस स्टाइल शीट का नाम लिख देते हो जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है। सो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल शीट को क्रिएट कर सकते हैं। सो होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जिसमें मैंने डिफरेंस में आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल और किसका यूज किया जा रहा है, किस टैग का, किस एट्रीब्यूट का यूज किया जा रहा है, वो हमने देखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 आपका अब चॉइस का क्वेश्चन है। ठीक है, और चॉइस भी आपको किस पर बेस्ड मिली है, CSS क्वेश्चन में ही मिली है। मतलब और में भी आपको CSS का ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिसेस नीलम, अ कंप्यूटर साइंस टीचर इज एक्सप्लेनिंग CSS टू हर स्टूडेंट्स. She has written the following code, consider the given code and answer the following question. मिसेस नीलम जो कि कंप्यूटर साइंस टीचर है, वो स्टूडेंट्स को ये जो कोड है इसे एक्सप्लेन कर रही है। अब इस कोड में क्या लिखा है, इस कोड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको करने हैं। ठीक है, सो समझ लेते हैं भैया क्या कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो, हमारे माइंड में ये क्लियर है कि ये जो कोड है आपका CSS पर बेस्ड है। ठीक है, सो CSS क्या हो गया, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो अभी हमने देखा 3 टाइप्स की होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट किया है, देन HTML टैग को क्लोज किया है। ओके, सो ये एक HTML फाइल है, इसमें हेड टैग यूज किया है। सो हेड टैग में कोई भी स्टाइल टैग का या लिंक टैग का यूज नहीं किया है। मतलब कि यहाँ पे जो CSS क्रिएट हो रही है, हेड टैग को देखते से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इनलाइन स्टाइल्स का यूज हुआ है। आ जाओ बॉडी टैग पर। बॉडी टैग में देखो यूज किया है पैराग्राफ टैग को। अब इस पैराग्राफ टैग में यूज कर लिया स्टाइल एट्रीब्यूट का। किसका यूज किया है,
स्टाइल एट्रीब्यूट का। सो कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे CSS का स्टाइल, इन लाइन स्टाइल का यूज हो रहा है, मतलब P टैग मतलब पैराग्राफ टैग। अब ये जो पैराग्राफ होगा, दिस इज माय फर्स्ट CSS कोड, इस पैराग्राफ का फॉन्ट कैसा होगा, जॉर्जिया होगा। यदि सिस्टम में आपके जॉर्जिया फॉन्ट होगा तो वो होगा, नहीं होगा तो ये वाला फॉन्ट होगा, और ये भी नहीं होगा तो शेरिफ होगा। मेरी बात समझ में आ गई। फॉन्ट फैमिली वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ सेट कर दी स्टाइल एट्रीब्यूट की, ठीक है, और P टैग को क्लोज कर दिया। जस्ट इसके बाद देखो एक और P टैग यूज किया हुआ है जिसमें कोई भी स्टाइल एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है। तो आई एम एंजॉइंग वर्किंग विद CSS, इस पैराग्राफ का जो भी फॉन्ट होगा वो ब्राउजर का जो डिफॉल्ट फॉन्ट होगा वैसा ही होगा, ठीक है। सो बात समझ में आ गई कि आपने क्या स्टाइल सेट किया। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने स्टाइल सेट किया है स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके, इनलाइन CSS का यूज किया है, फॉन्ट फैमिली सेट किया हुआ है कि ये जो पैराग्राफ है इसका फॉन्ट कुछ इस तरीके से शो हो, इस ऑर्डर में शो हो। और सेकंड पैराग्राफ में कोई भी स्टाइल यूज नहीं किया है, तो जो डिफॉल्ट ब्राउजर का फॉन्ट होगा वही आपको यहाँ पर शो होगा, और जो डिफॉल्ट स्टाइल होगा पैराग्राफ को क्रिएट करने का जो भी ब्राउजर का, बिल्कुल उसी स्टाइल में आई एम एंजॉइंग विद CSS पैराग्राफ शो होगा। ओके अब क्या क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। सो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है, विच CSS स्टाइल इज यूज्ड इन दिस कोड, इस कोड में कौन सा CSS स्टाइल यूज किया गया है। तो P टैग के साथ यहाँ पर फॉन्ट फैमिली का यूज किया गया था, राइट, स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ, है ना। सो जब P टैग के साथ में आप यूज कर रहे हो स्टाइल एट्रीब्यूट को, तो इसे हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल। टैग के साथ में जब स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो तो ये CSS का इनलाइन CSS स्टाइल होता है। Okay, the text this is my first CSS code will be displayed using which font। तो यहाँ पर आपने फॉन्ट फैमिली में क्या देखा था, जॉर्जिया, जर्मन एंड सेरिफ, ये 3 टाइप के फॉन्ट थे। तो आपके सिस्टम में यदि ये फॉन्ट है तो इसी में ये पर्टिकुलर पैराग्राफ दिखेगा, और यदि ये फॉन्ट नहीं है तो इस पर्टिकुलर फॉन्ट के अकॉर्डिंग दिखेगा पैराग्राफ, और यदि ये भी फॉन्ट नहीं है तो इस पर्टिकुलर फॉन्ट के अकॉर्डिंग आपको ये पैराग्राफ विजिबल होगा। सो विच एवर इन ऑर्डर ऑफ फॉन्ट इज अवेलेबल इन योर सिस्टम, सिस्टम में आपके जो भी फॉन्ट का ऑर्डर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ शो होगा। सो कुल मिला के बात समझ में आ गई कि क्या होगा इसका आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द फॉन्ट, जो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी है वो क्या कंट्रोल कर रही है, फॉन्ट के फेस को, टाइप को, नेम को या साइज को। तो फॉन्ट फैमिली में हम क्या सेट कर रहे हैं, फॉन्ट का स्टाइल सेट कर रहे हैं ना, और फॉन्ट टैग में फॉन्ट के स्टाइल को हम किस एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, हम जिस एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं वो होता है फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट, जिसमें एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, है ना, इस तरीके के फॉन्ट को आप सेट कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट फेस। फॉन्ट टैग पढ़ा है ना, सो फॉन्ट टैग में आप फॉन्ट फेस को सेट करते हो, लेकिन CSS में फॉन्ट फैमिली में हम उन्हीं सारे फॉन्ट के टाइप को, स्टाइल को सेट करते हैं। सो टाइप, नेम, साइज ये नहीं होता है। ओके, साइज में आप फॉन्ट का साइज सेट करते हो। क्लियर, समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट स्पेसिफाइज गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन बिहेवियर ऑफ यूजर्स। बहुत ध्यान से समझो कि ऑनलाइन आपको कैसे बिहेव करना है। सो सेट ऑफ रूल्स कुछ दिए हुए हैं, उनके बारे में आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब ऑनलाइन जैसे आप घर में मैनर्स में रहते हो, डिसिप्लिन में रहते हो, घर के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको मानते हो, जो आपके पेरेंट्स के द्वारा बनाए गए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से स्कूल जाते हो तो स्कूल में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं प्रिंसिपल्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, उनको फॉलो करते हो, उनकी बात मानते हो, डिसिप्लिन में रहते हो। वैसे ही जब आप ऑनलाइन चैटिंग करते हो, ऑनलाइन किसी के साथ में आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, ओके, कुछ पोस्ट कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको कुछ बिहेवियर को यूज करना होता है। जैसे आप अपनी नॉर्मल लाइफ में बिहेव करते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको ऑनलाइन भी बिहेव करना होता है। तो व्हाट इज इट, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेट एटिकेट्स। क्या कहते हैं, नेट एटिकेट्स, नेटिकेट्स जिसे हम बेसिकली कहते हैं। सो वो मैनर्स, एटिकेट्स जो हम घर में, स्कूल में, नॉर्मल लाइफ में फॉलो करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें ऑनलाइन भी बिहेव करना पड़ता है। तो ऑनलाइन उन मैनर्स को, डिसिप्लिन को, सेट ऑफ रूल्स को क्या कहा जाता है, नेट एटिकेट्स कहा जाता है, ठीक है। स्पेसिफाई एनी 2 रूल्स ऑफ इट। अब इसके 2 रूल्स क्या होंगे। सो 2 गुड नेट एटिकेट्स आर बी कर्टियस एंड शो द थैंकफुल गेस्चर्स टू द पीपल हु हेल्प यू ऑनलाइन। जो पर्सन्स आपकी ऑनलाइन हेल्प करते हैं तो उनको आपको कैसे रहना चाहिए, उनके साथ आपको कर्टियस वे में रहना चाहिए, और हमेशा थैंकफुल गेस्चर्स के साथ में चैट करना पड़ता है। जो भी आप इमोजीज वगैरह के फॉर्मेट में चैटिंग कर रहे हो तो थैंकफुल बिहेवियर के साथ। अवॉइड ट्रोलिंग पीपल बाय योर कमेंट्स ऑनलाइन। ओके, हमेशा इस चीज को आप अवॉइड करो तो ज्यादा बेस्ट और खुश रहोगे। फाइन।
नेक्स्ट सेक्शन नंबर डी। अब सेक्शन नंबर डी में हम क्या डिस्कस करेंगे, यहां हम कुछ लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करेंगे। किन्हें? लॉन्ग आंसर्स को। ओके, सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके जो कि 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनते हैं एग्जाम में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, राइट द HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग वेब पेज। इस तरीके का वेब पेज आपको क्रिएट करना है और इस वेब पेज में आपको इस तरीके से जो भी विजिबल हो रहा है, क्या दिख रहा है भाई यहाँ पर आपको इस वेब पेज में, ये आपको एक हेडिंग दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये 2 लाइंस दिख रही हैं जिन्हें हम रूलर कहते हैं। कौन सा रूलर? हॉरिजॉन्टल रूलर दिख रहे हैं। फिर यहाँ देखो ये बुलेट्स में आपको 2 पर्टिकुलर लिस्ट दिख रही है, लाइक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट। तो ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। क्या हो गई? अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके अंदर फिर से देखो आपको एबी के नाम से 2 ऑर्डर्ड लिस्ट मिल रही है। क्या मिल रही है? 2 ऑर्डर्ड लिस्ट। तो कुल मिला के हमें पेज को देखकर ये हमने रिकॉग्नाइज किया, एनालाइज किया है कि हमें ये सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। अब इस वेब पेज को जनरेट करने के लिए हमें लिखना है कोड। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले आप HTML टैग का यूज करोगे, फिर उसमें आप बॉडी टैग का यूज करोगे, बॉडी टैग में आप H1 हेडिंग यूज करोगे, हेडिंग के लिए H1 टैग यूज करेंगे। लिस्ट क्रिएट करना है तो ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड दोनों लिस्ट है, मतलब एक नेस्टेड लिस्ट यहाँ क्रिएटेड है। तो पहले आपको UL टैग लगाना है, उसके अंदर फिर आपको OL टैग लगाना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर बीच में भाई रूलर्स भी तो दिख रहे हैं, तो इसके लिए आपको empty HR टैग का भी यूज करना पड़ेगा। क्लियर? सो कुल मिला के इतने टैग्स यहाँ पे यूज होंगे। अब देखो ये वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये आपको बोल्ड वे में दिख रहा है, तो आपको बी टैग का भी यूज करना पड़ेगा। जो यहाँ पे हेडिंग्स हैं वो बोल्ड भी दिख रही है, राइट। अब इन पर कुछ स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क का है तो 5 स्पेसिफिकेशन में से कोई सी भी 4 स्पेसिफिकेशन ही करके आनी है। ये चॉइस मिलेगी आपको यहाँ पे कि 5 में से कोई भी 4 ही आपको अप्लाई करनी है जब आप कोड को लिखो। तो देख लेते हैं। सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब पेज इज ब्लू। वेब पेज का बैकग्राउंड कलर आपको ब्लू सेट करना है। सो बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो बॉडी टैग का बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। ठीक, समझ में आ गया। इमेज सेट करने को बोलते हैं तो बैकग्राउंड को यूज करते हैं। हेडिंग शुड बी इन फर्स्ट लेवल हेडिंग, तो फर्स्ट लेवल हेडिंग के लिए हम H1 टैग का यूज करते हैं। यूज हॉरिजॉन्टल रूलर ऑफ कलर रेड एंड विड्थ 50%। तो हॉरिजॉन्टल रूलर मतलब HR टैग में आपको 2 एट्रीब्यूट सेट करना है। रूलर जो थे, लाइंस थी, उनका कलर रेड हो जाना चाहिए, ओके। और विड्थ जो होगी वो क्या होगी? 50% होगी, मतलब विड्थ भी अच्छी खासी आपको सेट करनी है। ये जो विड्थ होगी ना रूलर की वो 50% होगी। फाइन। नेक्स्ट, यूज बोल्ड स्टाइल फॉन्ट ऑफ लिस्ट। लिस्ट के लिए आपको बोल्ड स्टाइल का यूज करना है, फॉन्ट आपकी बोल्ड होना चाहिए, तो बी टैग हमने यूज कर लिया। क्रिएट नेस्टेड लिस्ट। अब जो लिस्ट आपको क्रिएट करनी है वो भी नेस्टेड क्रिएट करनी है, जैसे कि आपको वेब पेज में दिखाया। तो नेस्टेड लिस्ट मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर OL टैग का आपको यूज करना है, कुछ इस तरीके से, है ना, क्योंकि बुलेटेड लिस्ट है और फिर उसके अंदर आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएटेड है। फाइन, यही देखा हमने। तो यही टैग्स का यूज कैसे करना है, क्या कोड लिखना है, देख लेते हैं। तो कोई भी 5 में से 4 को ही आपको यूज करना है। ओके, सो HTML हेड टाइटल हमने लिख दिया एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे कि वेब पेज में शो हो रहा था। देख लेते हैं वेब पेज एक बार, तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी है। ये वेब पेज में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्राम टाइटल भी शो हो रहा था। ओके, सो हमने हेड टैग के अंदर टाइटल को यूज कर लिया और एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख दिया टाइटल टैग की मदद से। बॉडी टैग में आ गए, कलर सेट करना था, तो ये हो गया आपका स्पेसिफिकेशन फर्स्ट, जिसमें हमने क्या सेट करा? बेजी कलर इक्वल्स टू ब्लू। अब हेडिंग आपकी H1 होना चाहिए, तो ये हो गया आपके H1 टैग, जिसमें पॉपुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम आपने, ये हो गया आपका स्पेसिफिकेशन नंबर 2। HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूलर का यूज किया, जिसमें कलर रेड विड्थ 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, तो ये आपका स्पेसिफिकेशन नंबर 3। नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी, तो ये नेस्टेड लिस्ट हो गई आपकी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ना, ये आपकी नेस्टेड लिस्ट यहाँ से यहाँ तक हमने क्रिएट कर ली, जिसमें UL में आपने OL को यूज कर लिया। UL टैग, ये UL टैग है, इसमें हमने OL टैग को यूज कर लिया है। तो नेस्टेड लिस्ट ये आपका स्पेसिफिकेशन नंबर 5। ठीक, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, जो लिस्ट थी उसमें लिखा है टाइप इक्वल्स टू डिस्क, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट थी अनऑर्डर्ड वो इस तरीके से शो हो रही थी ना। यहाँ लिखा था वर्ड प्रोसेसर, फिर AB पॉइंट है, फिर आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था, ठीक है, फिर उसमें AB पॉइंट्स थे इस तरीके से। तो ये आपकी जो टाइप है अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप आपका डिस्क है, तो वो हमने सेट कर दिया। स्क्वायर होता इस तरीके से तो आप स्क्वायर लिख देते हैं, है ना, समझ में आया। यदि ये सॉलिड फिल नहीं होता तो यहाँ पे हम सर्कल सेट कर देते हैं। ये चीज तो क्लियर है। टाइप
अब नेक्स्ट आ जाओ LI टैग। LI टैग में जो लिस्ट का आइटम है वर्ड प्रोसेसर, उसको हमने बोल्ड सेट किया है, तो ये आपका स्पेसिफिकेशन नंबर 4 हो गया। फिर OL टैग का यूज किया, तो OL टैग में लिस्ट कहां से शो हो रही है, डिफॉल्ट 1 2 से शो होती है, तो यहाँ पे आपकी लिस्ट AB से स्टार्ट है ना, तो OL टैग में भी टाइप हमने क्या सेट किया, A सेट किया। सिमिलरली यहाँ पर हमने I और 1 2 सेट किया है। फाइन, सो ये चीज समझ में आ रही है। सिमिलरली हमने नेक्स्ट लिस्ट को भी क्रिएट किया है, उसी तरीके से HR हमने ऐड किया है। सो ये हो गया आपका कोड, HTML कोड, जो होप आपको अच्छे से समझ में आया कैसे यूज किया है। क्लियर, 2 बार HR टैग का यूज कर लिया क्योंकि 2 हॉरिजॉन्टल रूलर थे। क्लियर, सो ये था कुछ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा HTML कोड। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन सेक्शन डी का और में पूछा है आपसे। द फॉलोइंग वेब पेज वाज गिवन टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ पुलिस मॉडर्न स्कूल फॉर डिजाइनिंग। अब यहाँ पर देखो, पुलिस मॉडर्न स्कूल में डिजाइनिंग के लिए ये वेब पेज दिया हुआ है क्लास 10 के स्टूडेंट को। इसके लिए आपको HTML कोड लिखना है इस तरीके के वेब पेज के लिए। क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो वेब पेज का BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर येलो है। ओके फाइन, हम ये एनालाइज कर पा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी हमें सेट कर देनी है, एट्रीब्यूट सेट कर देना है बॉडी टैग का। दूसरी चीज देखो, ये हेडिंग आपको दिख रही है, तो ये हेडिंग आपके H1 टैग से सेट हो जाएगी। फाइन, इसके बाद देखो ये एक इमेज दिख रही है, तो IMG टैग से हमें ये इमेज को सेट कर देना है। IMG टैग SRC के साथ यूज होगा, जहां पे ये सिस्टम में इमेज होगी वो मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, लिस्ट दिख रही है ना। अब ये बुलेटेड लिस्ट है, तो ये UL टैग से लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। फिर आपको ये पैराग्राफ लिखना है, तो P टैग में आप ये पैराग्राफ लिख पाओगे। इसके बाद लास्ट में देखो आपको इस पैराग्राफ में एक लिंक दिख रही है, तो लिंक को आप A टैग से सेट कर पाओगे। एंकर टैग से आप HREF से लिंक को सेट कर दोगे, ये लिंक क्रिएट कर दोगे। तो कुल मिला के इतने टैग्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर वेब पेज को देखकर हमने ये एनालाइज किया। अब इसका कोड लिखना है। अगेन आपको मिलेगी 5 स्पेसिफिकेशंस, आपको इनमें से कोई 4 करनी है। पहली स्पेसिफिकेशन, द इमेज यूज्ड इज firefox.icon.png इन C ड्राइव इमेजेस फोल्डर। तो जो इमेज है मोजिला फायरफॉक्स वाली, वो इमेज इस पाथ पर स्टोर है कंप्यूटर सिस्टम में C ड्राइव में, इमेज फोल्डर में firefox icon.png के नाम से। तो SRC इमेज के जो SRC एट्रीब्यूट है उसमें आपको यही प्रॉपर पाथ लिख देना है कि C ड्राइव में इमेजेस फोल्डर में फर्दर आपका इमेज है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड के अंदर। सो इससे इमेज सेट हो जाएगी। ओके, द ऑल्टरनेट टेक्स्ट ऑफ द इमेज विल बी द फायरफॉक्स लोगो। अब देखो भाई, यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट टेक्स्ट को भी सेट करना है, तो इमेज टैग का एक और एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट टैग में आपको ये टेक्स्ट लिख देना है, द फायरफॉक्स लोगो। ओके, ऑल्ट एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, जब इमेज विजिबल नहीं होती है या यूजर कर्सर इमेज पे लेके जाता है तो उसे टूल टिप में मैसेज दिखता है, उस इमेज की इंफॉर्मेशन दिखती है। तो जब यूजर कहां पर इस पर्टिकुलर इमेज पर कर्सर लेकर जाएगा तो यहाँ पे द फायरफॉक्स लोगो लिखा हुआ दिखेगा। ये किसका काम होता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट का। किसका काम होता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट का, राइट। सो सेकंड स्पेसिफिकेशन ऑल्ट एट्रीब्यूट के लिए दिया हुआ है। थर्ड, द टेक्स्ट मोजिला मैनिफेस्टो इज लिंक्ड टू। अब यहाँ पे जो देखा था आपने लास्ट में, सबसे मैंने बताया था कि ये आपको लिंकिंग क्रिएट करनी है। तो ये जब इस पे यूजर क्लिक करेगा मोजिला मैनिफेस्टो पर, तो किस वेब पेज पर जाएगा, कौन सी वेबसाइट ओपन होगी, तो उसके लिए यहाँ पर लिंक दी हुई है https://www.mozilla.org। तो यहाँ पे आप एंकर टैग में HREF में कि इस पर्टिकुलर वर्ड को लिंक किससे करना है, इस लिंक से लिंक करना है, तो उसका एड्रेस लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब पेज इज येलो। अगेन बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो BG कलर एट्रीब्यूट बॉडी टैग का येलो सेट कर देना, तो बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। यूज स्क्वायर टाइप अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब स्क्वायर टाइप अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करना है, तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी UL की, उसमें हम टाइप एट्रीब्यूट में क्या सेट कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर सेट कर दोगे आप। तो जो भी लिस्ट होगी वो इस तरीके से दिखेगी आपको स्क्वायर टाइप से, और ये स्क्वायर आपके फील्ड होंगे, सॉलिड फील्ड होंगे। समझ में आया, सॉलिड होंगे। सो क्लियर है मेरी बात अच्छे से। सारे स्पेसिफिकेशन मैंने बता दिए हैं कैसे यूज करना है। जैसे मुझे एनालाइज हो जाता है पढ़ते से कि हाँ इसके लिए ये टैग होगा और ये एट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन D और E में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे आपको पूरी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। एक तरीके से आपके सामने बोर्ड एग्जाम का पेपर रखा जा रहा है कि इसी पैटर्न पर आएगा, ऐसे ही स्पेसिफिकेशंस होंगे और यही बेसिकली पॉइंट्स होंगे जो आप देखोगे। समझ में आई मेरी बात? क्या पता यही क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछ लें, यही पॉइंट्स एज इट इज आपके सामने आ जाए, वेब पेज का टेक्स्ट डिफर हो। फाइन, सो देख ले इसका कोड।
इसका कोड कुछ इस तरीके से है, HTML टैग स्टार्ट किया, हेड टैग स्टार्ट किया, टाइटल डाल दिया माय टेस्ट पेज टाइटल टैग में, बॉडी टैग में आपने H1 टैग का यूज कर लिया, मोजिला स्कूल फर्स्ट हेडिंग यही थी, इमेज शो हो रही थी हेडिंग के बाद तो इमेज का हमने पाथ मेंशन कर दिया, ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज कर लिया, ऑल्ट एट्रीब्यूट में हमने वो टेक्स्ट लिख दिया, तो ये इमेज वाला हो गया। ये हो गया आपका स्पेसिफिकेशन 1, ये स्पेसिफिकेशन 2, यहाँ पे आपको बीजी कलर भी सेट कर लेना है, बीजी कलर इक्वल्स टू येलो बॉडी टैग में, ये लास्ट स्पेसिफिकेशन था, राइट, समझ में आया। देन पी टैग में आपने स्टार्ट किया लिखना पैराग्राफ को, आपने पैराग्राफ लिखा, फिर आपको यूएल टैग स्टार्ट करना है, यूएल टैग आपका ये स्पेसिफिकेशन नंबर 3, 4 था, जिसमें लिस्ट कैसे क्रिएट होगी, तो टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर आपको यहाँ पे यूएल टैग में सेट कर देना है। जब आप ये सेट कर दोगे तो जो लिस्ट है टेक्नोलॉजिस्ट थिंकर्स वो इस तरीके से स्क्वायर्स में क्रिएट हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो आगे, अब पैराग्राफ आपने अगेन क्रिएट किया, पैराग्राफ टैग, ये पूरा पैराग्राफ आपने लिख दिया लाइन ब्रेक करके, फाइन। अब यहाँ देखो आपको मोजिला मैनिफेस्टो पे लिंक क्रिएट करनी थी, राइट, तो इस ए टैग की मदद से हमने href एट्रीब्यूट में वो लिंक मेंशन कर दी और मोजिला मैनिफेस्टो को लिख दिया, तो एंकर टैग से लिंक क्रिएट हो गई, देन बॉडी टैग क्लोज, देन HTML टैग क्लोज। क्लियर है ना, इजी। क्या याद करना है आपको, इमेज टैग, एंकर टैग, यूएल ओएल टैग, है ना, लिस्ट के लिए जस्ट यही आपसे पूछ रहे हैं, हाइपर लिंकिंग, इमेज कैसे इंसर्ट करना है और आपको ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करना है। टेबल टैग याद कर लेना, टेबल भी इसमें आ सकती है, तो टेबल कैसे क्रिएट करोगे। ये जो 4 टैग है ना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन डी और सेक्शन ई इन्हीं पर बेस्ड है, कुल मिला के मान लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सेक्शन ई पर हम आ गए, सेक्शन डी खत्म, सेक्शन ई केस स्टडी बेस्ड है। अगेन 4 मार्क के आपको यहाँ पर 2 केस स्टडी मिलेगी, 2 केस स्टडीज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक होगी आपके HTML चैप्टर की, दूसरी होगी आपके साइबर एथिक्स वाले चैप्टर पर बेस्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना सेक्शन ई में आपको 2 ही चैप्टर पर बेस्ड 2 ही केस स्टडीज मिलने वाली है। Now case study 1, that is question 25. Mr. Sandeep create a table to manage different regions information. Help him to create HTML code to design the web page as shown below, considering the specifications as given below. मिस्टर संदीप जो है वो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसमें मैनेज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की इंफॉर्मेशन को, ठीक है, नेम स्टेट जैसा कि हमें इस टेबल में शो हो रहा है। अब इस टेबल को उन्हें HTML में क्रिएट करना है, तो उसके लिए उन्हें कोड लिखना है, कोड भी इनके पास लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे कुछ कोड में रिलेटेड आपको स्पेसिफिकेशंस दी हुई है, अगेन 5 में से 4 स्पेसिफिकेशंस करना है, 4 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन है। तो टेबल देख लेते हैं, सबसे पहले नेम लिखा हुआ है, रीजन, सिटी और स्टेट लिखा हुआ है। यहाँ पर नेम है अरुण शर्मा, जैस्मिन, सिटी इंदौर, जयपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब इस टेबल को देखो, टेबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले टेबल टैग का यूज किया होगा, है ना, टेबल टैग बनाया होगा। टेबल टैग में आपको टेबल की रो क्रिएट करना है तो TR टैग का यूज किया है। अब यहाँ पर ये जो है हो गई है हेडिंग्स टेबल की, क्या है ये, टेबल की हेडिंग्स है। तो टेबल की हेडिंग क्रिएट करने के लिए हम TH टैग का यूज करते हैं। बाकी ये 2 आपकी टेबल की रो हो गई, डेटा हो गया, तो TR टैग में आप TD टैग का यूज करोगे, ठीक है ना। ये टेबल का डेटा है तो TD टैग का यूज करेंगे, ये टेबल की हेडिंग है तो TH टैग का यूज करेंगे। अब जो काम की बात है, ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो क्या है कि ये जो 2 रो है, इन 2 रो को यहाँ पर क्या किया है, मर्ज किया है। क्या किया है, 2 रो को यहाँ पर मर्ज किया है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, रो स्पैन का यूज करेंगे, रो स्पैन इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 रो को मर्ज किया एक सिंगल रो में। साथ ही आप देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर कि जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो कहां पर है, सेंटर में है, सेल के सेंटर में आपको दिख रही है। तो यहां पर अलाइनमेंट भी क्या है, सेंटर सेट होनी चाहिए, राइट। तो ये आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो ना इस टेबल को देखकर, फाइन। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो भी दिया होगा ना वेब पेज या, तो उसको पहले देखकर ये एनालाइज करना कि इसमें कौन से टैग का यूज किया गया है और कौन सा एट्रीब्यूट का यूज किया गया है। ये यदि आपने रिकॉग्नाइज कर लिया तो इस पे बेस्ड जो स्पेसिफिकेशन सब आगे आएंगी ना, उसको आप पढ़ के जल्दी से आंसर कर दोगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट, टेबल बॉर्डर शुड बी 1, बिना बॉर्डर के टेबल क्रिएट नहीं होगी, अदरवाइज वो टेबल जैसी दिखेगी नहीं। तो बॉर्डर आपको सेट करना है, मतलब टेबल टैग का बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज कर लेना है, जिसमें आपको बॉर्डर सेट करना है। स्पेसिफिकेशन 2, द डेटा इन सेल्स शुड बी सेंटर अलाइंड। अब देखो जो भी डेटा होगा वो सेंटर अलाइंड होना चाहिए। तो सेंटर अलाइन के लिए क्या यूज करते हैं हम, अलाइनमेंट इक्वल्स टू सेंटर सेट कर लेते हैं। एट्रीब्यूट रो स्पैन एंड कॉल स्पैन शुड बी यूज्ड वेरेवर रिक्वायर्ड। जहां पर भी रो स्पैन कॉल स्पैन का यूज होगा उसका यूज कर लेना है। द टेबल शुड एग्जैक्टली कंटेन सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एज शोन अबव। जो हमने देखा उसी के अकॉर्डिंग सेम नंबर ऑफ रो और कॉलम क्रिएट करना है, मतलब TR टैग का यूज करना है। द डेटा इन ईच सेल शुड बी शोन इन द अबव टेबल। और डेटा को भी बिल्कुल उसी तरीके से अरेंज करना है जैसा दिख रहा है, मतलब सेंटर अलाइन कर देना है, प्रॉपर जैसी टेबल दिख रही है हमें वैसे ही क्रिएट करनी है।
तो डेटा को कैसे क्रिएट करना है, रो कॉलम कितने होने चाहिए, रो स्पैन कॉल स्पैन का यूज कहाँ हो रहा है, सेंटर अलाइन करना है डेटाबेस में, टेबल की बॉर्डर 1 सेट करना है। इसी पर बेस्ड कुछ फिलअप्स यहाँ दिए हुए हैं जिन पर बेस्ड आपको आंसर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग करना है। टोटल 4, 5 में से कोई भी 4 ही करके आना, 5 मत करके आ जाना, कोई भी 4 के ही आंसर मिलेंगे, ठीक है। और 3 भी मत कराना, कम मत करना, ठीक है। चलो HTML, ये कोड उन्होंने लिखा हुआ है HTML बॉडी टेबल। टेबल के आगे हमें क्या सेट करना था, स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिकेशन 1 के अकॉर्डिंग बॉर्डर 1 सेट करनी थी। TR टैग, अब भाई पहली टेबल रो में ही, टेबल हेडिंग में ही क्या था, रो स्पैन लगा था, देखा था अभी। तो रो स्पैन इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 2, स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि नेम वाले कॉलम में 2 मर्जिंग हुई थी लाइक दिस। देखो ये हमारी टेबल है, यहाँ पर रो स्पैन लगा, 2 पर्टिकुलर रो को मर्ज करके नेम वाला कॉलम बनाया है। फाइन, आगे देखो नेक्स्ट TH टैग, स्टेटमेंट 3, यहां पर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 3 TH टैग में। तो TH टैग में आपने ये देखा, क्या देखा कि यहां पर जो अलाइनमेंट थी वो क्या थी, सेंटर अलाइनमेंट थी, है ना। तो यहां पर आप अलाइन इक्वल्स टू सेंटर सेट कर देना। फाइन, ये स्टेटमेंट 3 हो गया, 4 हो गया। आफ्टर दैट TR टैग क्लोज, देन अगेन आ जाओ आप TR टैग में, अलाइन सेंटर सेट किया हुआ है, सिटी और स्टेट आपने क्रिएट किया है सेंटर अलाइन करके। क्लियर, नाउ नेक्स्ट कोड देखो, फिर उसी तरीके से नेक्स्ट TR टैग यूज किया जिसमें हमने टेबल का डेटा सेट किया हुआ है, अरुण शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट TR टैग में यहाँ पर जैस्मिन जयपुर राजस्थान, नेक्स्ट रो क्रिएट की हुई है। एंड में स्टेटमेंट 5 में आप देखो यहाँ पर क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा जिससे ये पर्टिकुलर कोड एंड होगा। तो सबसे पहले टेबल टैग क्लोज होगा, टेबल टैग के बाद फिर बॉडी टैग क्लोज होगा, बॉडी टैग क्लोज होने के बाद फिर HTML टैग क्लोज होगा। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लोजिंग द टैग्स, है ना, जो हमने स्टार्ट में ओपन किए थे। सो इसी के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा कुछ इस तरीके से आंसर होगा। क्या आंसर दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो बॉर्डर 1 सेट है, अलाइनमेंट सेंटर है, रो स्पैन कॉल स्पैन का यूज किया है तो वो 2 सेट किया हुआ है, टेबल बॉडी और HTML टैग को हमने यहाँ पर क्लोज किया है। तो जहां पे कॉल स्पैन यूज हुआ है तो आप कॉल स्पैन को भी यूज कर सकते हो, रो स्पैन यूज हुआ है तो रो स्पैन को भी। यहाँ पे देखो कॉल स्पैन भी यूज हुआ है ना, ये हम भूल गए थे देखना। कॉल स्पैन मतलब ये जो 2 कॉलम है, इन 2 कॉलम को मर्ज किया गया है ना, तो कॉलम को मर्ज किया है तो यहाँ पे कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 भी यूज होगा, और यहाँ पे रो को मर्ज किया है तो यहाँ पे रो स्पैन इक्वल्स टू 2 भी मर्ज होगा। सो ध्यान से देखना हर एक टेबल को, ओके। सो इसका कॉल स्पैन 2 का यूज कहाँ होगा, यहाँ रो स्पैन 2, यहाँ कॉल स्पैन 2 का यूज हो जाएगा। फाइन, समझ में आ गया। ये आंसर्स हो जाएंगे आपके स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग 5 के, कोई भी 4 ही अटेम्प्ट करके आना है, फिर से बता रही हूँ। केस स्टडी 2 यहां देख लो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, मिस्टर हरीश एन अकाउंटेंट वर्क्स इन एन IT फर्म एंड ड्यू टू द पैंडेमिक ही हैज आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम। मिस्टर हरीश जो कि एक अकाउंटेंट है, पेंडेमिक की वजह से वो IT फर्म में काम कर रहे हैं और घर से काम करने के लिए अब उन्हें कहा गया है। He has set up his online office at his home। अब उनका जो ऑनलाइन ऑफिस था उन्होंने पूरा घर में ओपन कर लिया है, घर में सेटअप जमा लिया प्रॉपर। He has purchased a laptop, उन्होंने लैपटॉप खरीदा, वेबकैम खरीदा और अदर एसेसरीज खरीदी जो उनके ऑनलाइन वर्क के लिए यूजफुल है, क्योंकि अब उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना है। Now he has started working from home and performs his various duties online। ठीक है, अब ऑनलाइन उन्होंने अपना वर्क शुरू कर दिया और जो भी उनकी ड्यूटीज थी, जो जॉब था उनका, वो शुरू किया। So, इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन, मिस्टर हरीश wants to hold an online meeting with the company's clients such that he can interact as well as see them, which web service should he avail। मतलब अब उनको क्या करना है, ऑनलाइन मीटिंग लेना है जिसमें वो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ में फेस टू फेस मीट कर सकें ऑनलाइन तरीके से। तो उसके लिए हम किस वेब सर्विस का यूज करते हैं, तो उसके लिए आप जिस वेब सर्विस का यूज करते हो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। इंटरनेट का कौन सा फैसिलिटी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके लिए आप स्काइप, जूम, गूगल मीट जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन। सेकंड क्या होगा इस पर बेस्ड, मिस्टर प्रीतिश सेंड्स एन ईमेल टू हरीश रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। मिस्टर प्रीतिश ने ईमेल शेयर किया और उनसे कहा कि आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। Which network protocol is involved during this email communication? ईमेल को ट्रांसमिट करने के लिए, ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ईमेल को सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है वो होता है SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब प्रीतिश के साइड से जो ईमेल प्रोटोकॉल का यूज किया गया सेंड करने के लिए वो SMTP था। हरीश के एंड से जिस मैसेज को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज हुआ वो POP था, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो SMTP प्रोटोकॉल ईमेल सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, POP प्रोटोकॉल ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। सो ईमेल में जो 2 प्रोटोकॉल होते हैं ईमेल को सेंड रिसीव करने के लिए, वो यही 2 प्रोटोकॉल होते हैं। इन पर बेस्ड MCQ भी बनता है। क्लियर।
The company's financial head needs to send some high security documents to Mr. Harish. He uses an application which supports the dash protocol. अब कंपनी ने कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स मिस्टर हरीश को सेंड किए. अब ही यूजेज एन एप्लीकेशन. अब वो कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या किसका यूज करेंगे ताकि वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर सिक्योर रह सके, वो डॉक्यूमेंट सिक्योरली इंटरनेट पर उन तक पहुंचे, बीच में कोई हैकर या अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको एक्सेस ना कर पाए, अनऑथराइज्ड यूजर उसे एक्सेस ना कर पाए. सो इसके लिए जिस पर्टिकुलर टेक्निक का, जिस एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा वो होगा आपका सिक्योर शेल. ओके, SSH मतलब सिक्योर सेल, जहां पे उनका जो डॉक्यूमेंट होगा यदि वो इंटरनेट पे ट्रैवल कर रहा है, इंटरनेट की मदद से उन तक पहुंच रहा है ना, टेक्नोलॉजी की मदद से, तो वहां पे SSL सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल की मदद से डेटा उनका एनक्रिप्ट हो जाएगा और जब वो मिस्टर हरीश के सिस्टम तक पहुंचेगा तो वहां पर वो डिक्रिप्ट हो जाएगा. और यदि इन दैट केस सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के बीच में यदि डेटा हैक भी हो जाता है तो उसमें एनक्रिप्शन टेक्निक का यूज किया होगा तो वो यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी जो भी उसे एक्सेस करेगा. तो ठीक है, मतलब सेंडर से रिसीवर तक सिस्टम सिक्योरली पहुंचे उसके लिए हम एनक्रिप्शन टेक्निक का यूज करते हैं. अब एनक्रिप्शन टेक्निक क्या होती है? जो भी डेटा ट्रैवल करता है उसके साथ में की ऐड कर दी जाती है, की से उस डेटा को लॉक कर दिया जाता है और रिसीवर ही उस की के अकॉर्डिंग उस डेटा को एक्सेस कर पाता है डिक्रिप्ट करके. फाइन. नेक्स्ट, in order to gather some information on latest accounting trends, Mr. Harish has to do some research. He can do this by locating sites online using a. अब उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है अकाउंटिंग ट्रेंड्स से रिलेटेड, लेटेस्ट क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, किस सर्च इंजन का यूज करेंगे? तो यहाँ पर वो सर्च इंजन का, वेब ब्राउजर का यूज करेंगे, जहाँ पे वो गूगल सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं. फर्दर रिसर्च के लिए कि लेटेस्ट क्या अकाउंटिंग ट्रेंड्स है किनका वो यूज कर सकते हैं. फाइन. सो आंसर समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है सेकंड केस बेस्ड स्टडी पर. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन विच इज लास्ट. अब यहाँ पे 5 में से कोई भी 4 ही क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है. बात समझ में आ गई? जोसेफ द कंपनी सेक्रेटरी सेंड्स अ लिंक टू मिस्टर हरीश. जोसेफ ने, जो कि कंपनी का सेक्रेटरी है, उन्होंने मिस्टर हरीश को एक लिंक शेयर किया विच कंटेन्स इंपॉर्टेंट कंपनी फाइल्स, जिसमें इंपॉर्टेंट कंपनी की फाइल्स है. व्हाट शुड ही डू इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस फाइल्स? तो मिस्टर हरीश उसे कैसे एक्सेस करेंगे? सबसे पहले डाउनलोड द फाइल फ्रॉम द लिंक. क्या करेंगे? वो उस लिंक में जो भी फाइल है उसे डाउनलोड करके एक्सेस कर लेंगे. फाइन. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको होप अच्छे से समझ में आए सेकंड केस स्टडी पर बेस्ड, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा सैंपल पेपर फिनिश हो चुका है. होप आप सभी को पूरा सैंपल पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग समझे. और बिलीव मी, ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही हैं. इनमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं. जो इंपॉर्टेंट टैग्स है वो मैंने आपको बता दी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं. पूरा सिलेबस कंप्यूटर एप्लीकेशन का हम कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप 1 शॉर्ट MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपका पेपर का पैटर्न उसके अकॉर्डिंग वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, ना सिर्फ यूट्यूब से बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट से भी, और अब तो गूगल मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ आपको K-12 बल्कि प्रोवाइड कर रहा है CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CET, IIT, JEE, NEET, यूपी बिहार बोर्ड, RRB, SSC, UPSC, जैब कैब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन. लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पेज को फॉलो कर सकते हो. बुक्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे से गूगल फॉर्म खुलेगा, उसको फिल कर देना. तो आप ना सिर्फ सब्जेक्ट या चैप्टर्स की बुक्स को बल्कि आप सैंपल पेपर्स, MCQs के स्पेशल बुकलेट को भी एक्सेस कर सकते हो विद इन हार्ड कॉपी और ई बुक के फॉर्मेट में भी. सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ. टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.